अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए डीएसपी मलिक सफदर हयात की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। इन दिनों में ज़िला गुजरानवाला के एक थाने में तैनात था। ये थाना सदर कहलाता था और लारी अड्डे के करीब ही वाक़ था। थाने के पहलू में गवर्नमेंट हाई स्कूल की इमारत थी। वो जाती हुई सर्दियों के दिन थे। माह फरवरी का वक्त चल रहा था। एक रोज़ मैं हस्बे मामूल तैयार होकर अपने कमरे में पहुंचा तो पता चला कि नवाही गांव पिपलीवाला में कत्ल की एक वारदात हो गई है। मौजा पिपलीवाला मेरे थाने की जुनूब मशरकी सिमत में वाक़ था और वहां तक पहुंचने के लिए नहर अपर चनाब को अबूर करना पड़ता था। पिपलीवाला मेरे थाने की हदूद में आता था। मैंने इत्तला कुनिंदा का निहायती मुख्तसर सा इंटरव्यू किया और कांस्टेबल हशमतुल्लाह से कहा, हशमत, पिपलीवाला जाने की तैयारियां करो। अच्छा मलिक साहब, उसने फरमाबरदारी से कहा और मेरे कमरे से रुखसत हो गया। इत्तला लेकर आने वाले शख्स का नाम मोहम्मद तुफैल था। वो पिपलीवाला ही का रहने वाला था और रिश्ते में वो मकतूल का चाचा लगता था। तुफैल की उम्र लगभग 50 साल रही होगी। तुफैल की ज़बानी मुझे पता चला कि मकतूल का नाम अनवार अली था और वो ज़िला सियालकोट में वाक़ खेलों का सामान तैयार करने वाले कारखाने में काम करता था। उसने अपनी रिहाइश भी सियालकोट ही के एक महल्ले में रखी हुई थी। अनवर अली महीने 1.5 महीने में अपने घर वालिदैन से मिलने के लिए आया करता था। मैं तुफैल के साथ बातचीत में मसरूफ़ ही था कि कांस्टेबल हशमत दरवाजे में नमूदार हुआ। फिर तुफैल की तरफ मुतवज्जा होते हुए उसने कहा, चाचा, बाहर टांगा तुम्हारा खड़ा है। जी, वो मेरा ही टांगा है, तुफैल ने जवाब दिया। मलिक साहब, कांस्टेबल ने मुझसे मुखातिब होते हुए बताया, सवारी का बंदोबस्त हो गया जनाब, अब निकलने की तैयारी करें। हम तुफैल ही के टांगे में बैठकर पिपलीवाला जाएंगे। मैंने सवालिया नज़र से तुफैल को देखा और पूछा, क्या तुम सालिम टांगा करके पिपलीवाला से यहाँ पहुँचे हो? नहीं जनाब, ये मेरा ज़ाती टांगा है, तुफैल ने बताया। मैं टांगा चलाता हूँ, यही मेरा रिज़्क रोज़गार है। मैंने इस बात में गर्दन हिलाते हुए एक सुकून भरी सांस खारिज की। हम तुफैल के टांगे पर सवार होकर पिपलीवाला की जानिब जा रहे थे। हमसे मेरी मुराद है मैं, कांस्टेबल हशमत और ख़ुद तुफैल, जो एक माहिर कोचवान की तरह टांगे को ड्राइव कर रहा था। मेरे थाने और पिपलीवाला में अच्छा खासा फासला है। जीटी रोड से कच्चा एमनाबाद रोड निकलकर सीधा एमनाबाद तक जाता है। किसी ज़माने में जब तक पक्का जीटी रोड नहीं बना था, गुजरानवाला से एमनाबाद तक जाने के लिए यही कच्चा एमनाबाद रोड इस्तेमाल किया जाता था। मौजा पिपलीवाला इसी रोड पर नहर की दूसरी तरफ वाक़ था। रोड को मुज़क्कर होना चाहिए या मुअन्नस, इस बहस में उलझने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अभी जहाँ का जिक्र हो रहा है वहाँ रोड मुज़क्कर ही मुस्तामिल है। आधे घंटे के बाद हम चाय बकुआ पर थे। मैंने देखा कि नहर के किनारे कोई दर्जन भर लोग जमा थे। हम टांगे से उतरकर हिजूम वाली जगह पर पहुंच गए। वहां पर मौजूद अफराद हमें देखकर इधर उधर हो गए। मैं जल्दी से नौजवान अनवार की लाश की तरफ बढ़ा। लाश का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया है कि पहली ही नज़र में देखकर मुझे यकीन हो गया था कि इस नौजवान को जिंदों में शुमार करना सरासर हिमाकत होगी। अनवार अली नामी इस नौजवान की लाश नहर के किनारे पुल के करीब ही पड़ी थी। अनवार ने बादामी रंग का शलवार सूट पहन रखा था और पाँव में तस्मों वाले बंद स्याह जूते थे। कमीज़ के ऊपर उसने पूरे बाजुओं वाला स्वेटर पहन रखा था, जिसकी तैयारी में नीली और सुर्ख ऊन का इस्तेमाल किया गया था। नौजवान की उम्र का अंदाज़ा मैंने 25 के आसपास कायम किया, जो बात अज़ां बिल्कुल दुरुस्त साबित हुआ। अनवार ने एक मशहूर हीरो के स्टाइल में बाल को सेट करवा रखा था और कद काट और रंगो रूप की मुनासबत से भी वो उस अदाकार के बहुत करीब था। पता नहीं फिल्म इंडस्ट्री वालों की इस पर नज़र क्यों नहीं पड़ी थी, वरना वो किसी कारखाने में खेलों का सामान ना बना रहा होता। मकतूल की मौत का सबब जानने में मुझे कतन किसी दुश्वारी का सामना नहीं हुआ। इसकी खोपड़ी और चेहरा, हाथ पांव इस जुल्म की कहानी सुनाने के लिए काफ़ी थे, जिससे गुजरने के बाद वो मौत के मुंह में गया था। मैं एक लम्हे में समझ गया कि उस पर डंडे सोटे से वार किया गया है।
हाथ पांव और कंधों की चोटों से अंदाजा होता था कि उसने खुद को बचाने की अपनी सी कोशिश की थी, लेकिन हमलावरों ने उसकी पेश नहीं चलने दी थी। मैंने यहाँ पर हमलावरों के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। मेरी माहिराना राय के मुताबिक अनवर के दुश्मनों की तादाद 1 से ज़्यादा थी। वो कम से कम 2 या इससे ज़्यादा ही थे। जब भी इस बदनसीब को संभलने के वहाँ से फरार होने का मौका नहीं मिल सका था। इसकी खोपड़ी जगह जगह से चटकी हुई थी। चेहरे के मुख्तलिफ हिस्सों पर भी उभरे हुए खुले जख्म नजर आ रहे थे। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक इसकी मौत को 10 से 12 घंटे गुजर चुके थे। यह हकीकत समझने के लिए किसी स्पेशल अकल की ज़रूरत नहीं थी कि वो शदीद तरीन दुश्मनी का निशाना बना था। लाश के मुआयने के बाद मैंने इसकी जामा तलाशी भी ली। उसके लिबास में से एक चेकदार रुमाल, एक छोटी कंघी, इतर की शीशी, 150 रुपये नकदी वगैरह बरामद हुए। अलावा इसी एक अंदरूनी जेब में से डाक का एक लिफाफा भी हाथ लगा। मैंने सरेदस्त उस लिफाफे को अपनी जेब में रख लिया। मौके की ज़रूरी कार्रवाई करने के बाद मैंने अनवर अली की लाश को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवाया और वहां पर मौजूद लोगों से पूछताछ करने लगा। सबसे पहले मैंने इस शख्स से सवाल जवाब किया जिसने आज सुबह अनवर की लाश दरियाफ्त की थी। उसका नाम रमज़ान उर्फ रमज़ानी था। रमज़ानी की उम्र 60 के करीब रही होगी, ताहम वो हाथ पांव का मजबूत नजर आता था। वो एक छोटा जमींदार था। हाँ रमज़ानी चाचा, मैंने बराह रास्त इसे मुखातिब करते हुए पूछा, तुमने कब और किस हालत में मकतूल को देखा था? हालत तो यही थी जनाब, जैसी आपने देखी है, वो सादगी से बोला। और मैंने अनवर की लाश को आज सुबह सवेरे देखा था। सुबह सवेरे? सुबह सवेरे तुम नहर के किनारे पर क्या कर रहे थे? मैंने पूछा। जनाब, मैं जमींदार हूँ, वो वजाहत करते हुए बोला। रोज़ाना सुबह सवेरे ही उठकर ज़मीनों की तरफ जाता हूँ, लेकिन आज मैं कहीं और जा रहा था। और कहाँ? मैंने चौंक कर इसकी तरफ देखा। इसने बताया कि उधर ख्याली में मेरी छोटी बहन रज़िया रहती है। मैं इसके लिए एक बोरी चावल लेकर ख्याली जा रहा था, लेकिन जैसे ही मैं नहर के पुल के पास पहुंचा, अनवर की लाश ने मुझे आगे बढ़ने से रोक दिया। वो लम्हे भर को सांस लेने के लिए रुका और फिर इजाफा करते हुए कहा, मैं चावलों वाली बोरी के साथ सीधा सिद्दीक की दुकान पर पहुंचा और उसे सूरत हाल के बारे में बताया। सिद्दीक? सिद्दीक कौन? मैंने सवालिया नज़र से रमज़ानी को देखा। रमज़ानी के कुछ बोलने से पहले तुफैल ने जवाब दिया, जनाब सिद्दीक मेरे बड़े भाई का नाम है। उधर पिपली वाला ही में इसकी परचून की दुकान है। अनवर सिद्दीक का बेटा है। क्या मकतूल का बाप सिद्दीक यहाँ पर मौजूद है? मैंने वहाँ पर मौजूद लोगों को बारी बारी देखते हुए पूछा। नहीं जनाब, तुफैल ने नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बताया। भाई सिद्दीक को मैं घर छोड़कर यहाँ पर आया था। आप कहें तो इसे यहाँ बुला लेता हूँ। वो जुमला अधूरा छोड़कर तशवीश भरी नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने पूछा, क्या हुआ तुफैल? तुम बोलते बोलते अचानक रुक क्यों गए? वो जनाब, भाई सिद्दीक की हालत बहुत ख़राब है, वो दरख्वास्त आमेज़ अंदाज में बोला। जवान बेटे की हसरतनाक मौत ने उसके दिलो दिमाग पर बड़ा गहरा असर डाला है। मैंने इसीलिए इसे बकुआ से हटाकर घर भेज दिया था। अच्छा ठीक है, मैंने इसकी बात पूरी होने से पहले ही कह दिया। मैं यहाँ से फारिग होने के बाद खुद सिद्दीक के घर जाऊँगा। इससे जो भी पूछना होगा मैं वहीं पर पूछ लूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, वो ममनूनियत भरे लहजे में बोला। मैं भी यही चाह रहा था। मैं दोबारा रमज़ानी की तरफ मुतवज्जा हो गया। हाँ चाचा, सिद्दीक को इस वाक़ये की इत्तला देने के बाद तुमने क्या किया था? कुछ नहीं सरकार, अभी तक तो मैं इधर ही हूँ। आप इजाज़त देंगे तो ख्याली चला जाऊँगा, उसने बताया। जब तुफैल ने मुझे बताया था कि वो थाने इत्तला देने जा रहा था, तो मैं खुद ही यहाँ रुक गया था। मुझे पता था कि पुलिस पूछगछ के लिए सबसे पहले मुझे ही तलाश करेगी। वाह भाई चाचा रमज़ानी, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुम पुलिस के मिजाज को बड़ी अच्छी तरह समझते हो। माई बाप, वो दोनों हाथ जोड़ते हुए बोला। मैं इधर पिपली वाला में 4-5 साल से हूँ। इससे पहले मैं ज़िला शेखुपुरा के एक गांव में रहता था। आप जानते हैं, शेखुपुरा तो वैसे भी जुराइम के हवाले से पंजाब के सरे फहरिस्त शहरों में शुमार होता है। इसके बाद उकाड़ा का नंबर आता है। मैं तो क्या पहले तुम कोई मुजरिम शुजरिम हुआ करते थे क्या? मैंने उसकी उकाड़ा और शेखुपुरा की तफसील सुनने से पहले ही पूछ लिया। वो कानों को हाथ लगाते हुए बोला, अल्लाह न करे सरकार,
मैं तो आपको ये बता रहा था कि हमारे गांव का एक गबरू डाकुओं के गिरोह में शामिल हो गया था। इस गबरू के माँ बाप और बहन भाई इधर गांव ही में थे, लिहाजा जब भी पुलिस का जी चाहता वो इस गबरू की गिरफ्तारी के लिए आ जाती थी। इस तरह पुलिस वालों को करीब से देखने और उनके तरीकाकार को जानने का मौका मिलता रहा। बस इतनी सी बात है। ये इतनी सी बात भी बड़ी अहम है रमजानी, मैंने एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। फिर पूछा, तुम अनवर के कत्ल के हवाले से अगर कुछ जानते हो तो मुझे बताओ। नहीं जनाब, मैं इस वारदात के बारे में कुछ नहीं जानता, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। ये तो सियालकोट की किसी फैक्ट्री में काम करता था, मुझे तो ये भी पता नहीं कि ये वापस कब आया है। ठीक है रमजानी, मैं तुमसे बाद में तफसीली बात करूँगा, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। तुम तो बड़े काम के आदमी हो, तो क्या मुझे जाने की इजाज़त है? उसने सवालिया नज़र से मुझे देखा। आज ये चावलों की बोरी ख्याली पहुंचाना ज़रूरी है। बात ख़त्म करते ही रमजानी ने एक तरफ इशारा कर दिया। मैंने सिमत निगाह दौड़ाई तो शीशम के एक दरख्त के नीचे मुझे एक गधा खड़ा दिखाई दिया, जिसकी कमर पर अनाज से भरी हुई एक बोरी लदी थी। यकीनन इस बोरी के अंदर चावल भरे होंगे। पिपली वाले से ख्याली जाने के बाद नहर का किनारा सबसे आसान और सीधा रास्ता था। मैंने रमजानी की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें जाने की पूरी इजाज़त है चाचा, क्या ख्याली से तुम आज ही वापस आ जाओगे? जी हाँ, मैं शाम से पहले वापस आ जाऊंगा। ठीक है, मैंने अस्पात में गर्दन हिलाते हुए कहा। तुम आज किसी वक्त या फिर कल थाने आकर मुझसे मिलो, मैं तुमसे ज़रूरी बातें करना चाहता हूँ। उसने थाने आकर मुझसे मिलने का वादा किया और फिर सलाम करके रुखसत हो गया। मैं वहाँ मौजूद दीगर अफराद से पूछ परतीत में मसरूफ़ हो गया। लगभग 20 मिनट की इंक्वायरी के बाद भी काम की कोई बात सामने ना आ सकी तो मैंने मोहम्मद तुफैल से कहा, तुम मुझे मकतूल के घर ले चलो, मैं उसके बाप से चंद बातें करना चाहता हूँ। आप आएं जी मेरे साथ, वो अपने टांगे की तरफ इशारा करते हुए बोला। कांस्टेबल हशमतुल्लाह को मैंने मकतूल की लाश के हमरा अस्पताल भेज दिया था। मैं तुफैल के टांगे में बैठा और सिद्दीक के घर की तरफ चल पड़ा। हम इस वक्त सिद्दीक परचून वाले की बैठक में बैठे हुए थे। सिद्दीक की उम्र लगभग 55 साल रही होगी। वो दुबला पतला और दराज कामा शख्स था। जवान बेटे की अलमनाक मौत ने उसे बुरी तरह निढाल कर रखा था। उसकी बीवी अल्लाह रखी भी घर के अंदरूनी हिस्से में सदमाए जां कां से गुजर रही थी। महल्ले की कोई निस दर्जन औरतें भी घर में भरी हुई थीं, जो यकीनन अल्लाह रखी से ताज़ियत करने आई थीं। तुफैल की ज़बानी मुझे मालूम हुआ था कि सिद्दीक की सिर्फ 2 ही औलादें थीं, बड़ा बेटा अनवर और इससे छोटी बहन कौसर, जो 12-13 साल की थी। भाई की मौत ने कौसर को अकेला कर दिया था। वो बड़ी अफसरदा और मलूल नजर आती थी। मैंने हमदर्दी भरे अंदाज में मकतूल के बाप से कहा, सिद्दीक, तुम्हारे बेटे के साथ जो कुछ हुआ इसका मुझे बेहद अफसोस है। मैं तुम्हारे गम में बराबर का शरीक हूँ। बड़ी मेहरबानी है आपकी, वो दिल शिकस्ता अंदाज में बोला। मैंने कहा, सिद्दीक, मैं तुम्हारे बेटे को तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन ये मेरा तुमसे वादा है कि मैं अनवर के कातिल को जब तक इबरतनाक सज़ा नहीं दिलवा दूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। लेकिन इसके लिए मुझे तुम्हारे ताउन की ज़रूरत होगी। उसने ज़ख्मी नज़र से मुझे देखा और फिर भराई हुई आवाज़ में बोला, हमारा तो सब कुछ लूट गया जनाब। मुझे तुम्हारे सदमे का बखूबी एहसास है सिद्दीक, मैंने दिल जोई के अंदाज में कहा, इसीलिए तो मैं तुमसे ताउन की अपील कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी मदद के बगैर अनवर के कातिल तक नहीं पहुँच सकता। जी हुक्म करें, मैं आपसे क्या ताउन करूं? उसने सवालिया नज़र से मुझे देखा। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, सिद्दीक, तुम्हारे बेटे को जिस अंदाज में मौत के घाट उतारा गया है, इससे यही जाहिर होता है कि इसकी किसी से शदीद नौयत की दुश्मनी थी। तुम मुझे बताओ कि ऐसा कौन शख्स हो सकता है जो अनवर की जान का दुश्मन हो? जनाब, अनवर तो बहुत ही सीधा साधा और शरीफ लड़का था, सिद्दीक ने बताया। यहाँ तो किसी से उसकी दुश्मनी नहीं थी। यहाँ नहीं थी तो फिर कहीं और होगी, मैंने पुरसोच अंदाज में कहा। यह किसी दोस्त का तो काम हो नहीं सकता। अनवर को जितनी बेदर्दी से मौत के घाट उतारा गया है, इससे वाज़ेह होता है कि कातिल को इससे शदीद नफरत थी। मेरा दिमाग तो बिल्कुल काम नहीं कर रहा, वो परेशान नज़र से मुझे देखते हुए बोला। मुझे पता चला है कि तुम्हारा बेटा उधर सियालकोट में खेलों का सामान बनाने वाले किसी कारखाने में काम करता था। मैंने धीमे लहजे में इस्तफसार किया।
ये भी तो हो सकता है कि कोई दुश्मन पीछे ही से इसके साथ यहाँ तक आया हो। तुम्हें अनवर के सियालकोट के हालात और मामलात का कुछ इल्म नहीं है? नहीं जी, कुछ ज़्यादा पता नहीं, वो मायूसी से नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। बस इतना जानता हूँ, अनवर ने इधर सियालकोट ही में किराए पर एक कमरा ले रखा था और वहाँ रहता था। वो महीने, 1.5 महीने या कभी 2 महीने के बाद हमसे मिलने आता था और 2-4 दिन रहकर वापस सियालकोट चला जाता था। वो किसी बेवा का घर है जिसका एक कमरा अनवर ने किराए पर ले रखा था। वो सांस लेने के लिए रुका और फिर इजाफा करते हुए बोला, बस जी, मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं जानता। मैंने ठहरे हुए लहजे में दरियाफ्त किया, क्या वो किराए के कमरे में अकेला ही रहता था या कोई साथी संगी भी उसके साथ ठहरा हुआ था? अनवर ने मुझे बताया था कि उसके साथ सफदर नामी एक बंदा भी रहता है। सिद्दीक ने जवाब दिया, ये सफदर वजीराबाद का रहने वाला है और खेलों का सामान तैयार करने वाले कारखाने में अनवर के साथ ही काम करता है। मैंने सिद्दीक से मज़कूरा कारखाने और मुतज़क्किरा बाला बेवा के घर का एड्रेस ले लिया और कहा, ठीक है सिद्दीक, मैं सियालकोट जाकर सफदर से भी पूछगछ करूँगा। वो ज़ख्मी नज़र से मुझे देखता चला गया। मुझे रमज़ानी चाचा की कही हुई एक बात याद आ गई। रमज़ानी ने मकतूल की पिपलीवाला में आमद से अपनी लाइल्मी का इजहार किया था। इसके तनाजुर में मैंने सिद्दीक से पूछ लिया, क्या तुम्हें ये मालूम था कि अनवर पिपलीवाला आने वाला है? नहीं जनाब, उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई। वो अपनी आमद के बारे में कभी कुछ नहीं बताता था, बस जब भी उसका दिल चाहता वो हमसे मिलने चला आता था। इसका मतलब है कि तुम्हें अनवर की आमद के बारे में कोई मालूमात नहीं थी? मैंने इसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। जी बिल्कुल नहीं, वो पूरी कतईयत से बोला। पिपलीवाला में कोई और शख्स ये बात जानता हो? मैंने कुरेदने वाले अंदाज में पूछा। सवाल ही पैदा नहीं होता जनाब, वो बड़े बसूख से बोला। जब हमें नहीं पता तो किसी और को कैसे खबर हो सकती है? इसका मतलब है, मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा, इस बात के रोशन इम्कानात हैं कि कातिल का ताल्लुक पिपलीवाला से नहीं बल्कि वो कहीं बाहर से आया था या फिर आए थे। यही कहना ज़्यादा मुनासिब होगा। मेरे अंदाजे के मुताबिक हमलावरों की तादाद 2 या 2 से ज़्यादा थी। मेरा भी यही ख्याल है थानेदार साहब, तोफैल ने इस गंभीर गुफ्तगू में हिस्सा लेते हुए कहा। अनवर के ज़ख्मों की तादाद और संगीनी से बिल्कुल यही अंदाज़ा होता है। और मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, ज़ख्मों की हालत और इन पर जमे हुए खून से ये बात समझ में आती है कि अनवर को पिछली रात के इब्तिदाई हिस्से में मौत के घाट उतारा गया है, रात के 10 बजे से पहले। तोफैल तशवीश भरी नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने उसके चेहरे पर निगाह जमाते हुए पूछा, तोफैल, तुम भी तो टांगा चलाते हो, तुम्हारा रूट वगैरह क्या है? सरकार, आम तौर पर गोंदलावाला अड्डे से लेकर पिपलीवाला तक टांगा चलाता हूँ, उसने बताया, लेकिन इस रूट में तब्दीली आती रहती है। मसलन किस किस्म की तब्दीली? मैंने दिलचस्पी लेते हुए पूछा। गोंदलावाला अड्डा मेरे थाने से शुमाल में वाक़ था। ये सारे मकामात इसी जीटी रोड पर वाक़ थे जो लाहौर से रावलपिंडी तक जाता था। थाने के बाद लारी अड्डा था, फिर शेरांवाला बाग रेलवे स्टेशन और अड्डा गोंदलावाला। थोड़ा आगे जाएं तो बसों का बड़ा अड्डा यानी कि जनरल बस स्टैंड आता था। मेरे थाने से मुल्हिक जो लारी अड्डा था, इसे उर्फ़ आम में शेखुपुरा मोड़ भी कहा जाता था, क्योंकि वहाँ से एक सड़क शेखुपुरा फैसलाबाद के लिए निकलती थी। थाने से जुनूब की सिमत यानी लाहौर की तरफ बढ़ें तो थोड़े ही फासले पर एक कच्चा रास्ता बाएं जानिब निकलता है जो कच्चा एमनाबाद रोड कहलाता है। यही रास्ता पिपलीवाला और हिंदू चक से गुजरते हुए सीधा एमनाबाद तक जाता है। तोफैल ने मेरे इस्तफसार के जवाब में बताया, थानेदार जी, जब मैं सुबह पिपलीवाला से निकलता हूँ तो ज़्यादातर सवारियाँ शेरावाला बाग तक की होती हैं या फिर रास्ते में उतरने वाली। अगर इस दौरान में आगे की कोई सवारी मिल जाती है तो मैं इसे भी उठा लेता हूँ, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा गोंदला वाले अड्डे तक की, मैं इससे ज़्यादा आगे नहीं जाता। वो लम्हे भर के लिए थमा, एक गहरी सांस खारिज की और फिर इजाफा करते हुए बोला, इसी तरह वापसी में भी थोड़ी तब्दीली चलती रहती है। मुझे शाम तक घर आना होता है। मैं इसी हिसाब से सवारियाँ उठाता हूँ कि मगरिब की अजान तक मैं अपने घर पहुँच जाऊँ। कभी कभार टांगे में एक आध सवारी हिंदू चक की भी होती है तो मैं इसे छोड़ने हिंदू चक भी चला जाता हूँ। हिंदू चक पिपलीवाला से थोड़ा आगे है।
मैं तुफैल की ज़बान से ये सारी तफसील सब्र व सुकून से महज इसलिए सुन रहा था कि इसमें से मैं बहुत कुछ अख़ज़ कर रहा था। इसके खामोश होने पर मैंने सवाल किया, तुफैल, तुमने अभी मुझे बताया कि शाम तक काम ख़त्म करके तुम अपने घर पहुंच जाते हो। क्या पिछली शाम को भी तुम अपने मुकर्ररा वक्त पर ही घर आए थे? जी, उसने इस बात में गर्दन हिलाई। कल शाम में 6 बजे घर पहुंच गया था। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, गुजरानवाला से सियालकोट आने और जाने के लिए अमूमन 2 रूट की बसें चलती हैं, एक तो लाहौर से सियालकोट और दूसरी फैसलाबाद से सियालकोट। ये बसें शेखुपुरा मोड़ से होकर गुजरती हैं, यानी मेरे थाने की बगल में से। मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? नहीं जनाब, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो तायदी अंदाज में बोला। मैंने कहा कि मकतूल अनवर सियालकोट के कारखाने में काम करता था। इसका मतलब है कि वो सियालकोट से लालपुर जाने वाली बस में या फिर लाहौर जाने वाली बस में बैठकर गुजरानवाला आया होगा और लारियटा शेखुपुरा मोड़ पर वो बस से उतरा होगा। मैं अगर गलत कह रहा हूँ तो मुझे टोक देना। जनाब, आप कुछ भी गलत नहीं कह रहे, तुफैल ने तस्दीकी अंदाज में कहा। बिल्कुल ऐसा ही हुआ होगा। ठीक है तुफैल, मैंने बदस्तूर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, और तुम ये भी तस्लीम करोगे कि शेखुपुरा मोड़ से पिपलीवाला तक पहुंचने के लिए सिर्फ टांगा ही वाहिद जरिया आमदोरफ्त है? जी हाँ, ये बात सच है, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। लेकिन बड़े लोग बड़े मुहिमजू होते हैं और वो पैदल भी चल पड़ते हैं। तुम्हारे ख्याल में अगर शेखुपुरा मोड़ से पैदल चलना शुरू करें तो कितनी देर में पिपलीवाला पहुंच जाएंगे? मैंने पूछा। 1.5-2 घंटे तो लगेंगे ही, उसने कुछ सोचकर जवाब दिया। और टांगे पर सवार होकर आएं तो 20-25 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा। तुम क्या समझते हो, अनवर पाँव पाँव चलते हुए शेखुपुरा मोड़ से पिपलीवाला आया होगा? सवाल ही पैदा नहीं होता जनाब, वो बड़े पसूख से बोला। अनवर तो हमेशा टांगे ही में बैठकर आया करता था। तो फिर बिल्कुल ठीक कह रहा है थानेदार साहब। सिद्दीक भी हिम्मत करके हमारी गुफ्तगू में शामिल हो गया। पैदल चलने से अनवर की जान जाती थी। वो तो थोड़े थोड़े फासले के लिए भी साइकिल और टांगे का सहारा ढूंढा करता था। शेखुपुरा मोड़ से पिपलीवाला तक पैदल आना उसके लिए मुमकिन हो ही नहीं सकता। वो किसी टांगे में बैठकर ही आया होगा, और वो टांगा तुफैल का नहीं हो सकता। मैंने सवालिया अंदाज में तुफैल की आंखों में देखा। वो जल्दी से नफ़ी में गर्दन झटकते हुए बोला, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं कल शाम 6 बजे घर आया था और इस वक्त तक अनवर पिपलीवाला नहीं पहुंचा था। इस बात में कोई शक नहीं कि वो बाद में किसी और टांगे में बैठकर वहां आया होगा। मैंने पूछा, क्या पिपलीवाला में कोई और शख्स भी टांगा चलाता है? जी नहीं, उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई। इधर तो मैं अकेला ही टांगे वाला हूँ। लेकिन क्या? वो एकदम रुका तो मैंने पूछा। इधर हिंदू चक में अब्दुल गनी नामी एक बंदा भी टांगा चलाता है, वो वजाहत करते हुए बोला। गनी मेरे बाद ही वापस आता है। हो सकता है कि अनवर कल शाम या रात को गनी के टांगे में बैठकर पिपलीवाला पहुंचा हो। हाँ, ऐसा हो तो सकता है। मैंने पुरसोच अंदाज में गर्दन हिलाई और फिर कहा, बड़े मोहतात अंदाजे के मुताबिक मकतूल अनवर को गुज़िश्ता रात 8 और 10 बजे के दरमियान मौत के घाट उतारा गया है। इसका वाज़ेह मतलब तो यही है कि वो कल रात कम से कम 8 बजे और ज़्यादा से ज़्यादा 9 बजे पिपलीवाला पहुंचा था। अगर वो अब्दुल गनी के टांगे पर सवार होकर आया था तो बिल्कुल दुरुस्त वक्त की तस्दीक गनी कोचवान से हो सकती है। मेरे ख्याल में वो इस मामले में काम का बंदा साबित होगा। तो फिर तुम एक काम करो। मैंने रुककर एक गहरी सांस ली, फिर इजाफा करते हुए कहा, तुम जल्दी से जाकर गनी को बुला लाओ, जब तक मैं तुम्हारे भाई सिद्दीक से बात करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ जनाब, वो कुछ सोचते हुए बोला, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो इस वक्त तक टांगा लेकर निकल चुका होगा। तुम कोशिश करके देख लो, बाकी अल्लाह मालिक है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। वो अगर घर से निकल भी चुका है तो जाएगा कहाँ? रात को तो इसे वापस आना ही होगा। तो फिर मुझे सलाम करके सिद्दीक के घर से निकल गया। मैंने जवान मकतूल के गमज़दा बाप को मुखातिब करते हुए कहा, सिद्दीक, तुमने अपने बेटे की लाश को गौर से देखा था ना? जी हाँ, वो मुख्तसर सा जवाब देकर खामोश नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने कहा, इसके सर और जिस्म के दूसरे हिस्सों को जितनी बेदर्दी से निशाना बनाया गया है, इससे यह हकीकत सामने आती है कि हमलावर इससे बड़ा गहरा इनात रखता था। और तुम बता रहे हो कि इसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी?
अब जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, यही हो सकता है कि कातिल इसका ताक़ुब करते हुए यहाँ पहुँचे हों, लेकिन एक सवाल फिर भी प्यासा रह जाता है, क्या आखिर किसी को तुम्हारे बेटे से दुश्मनी क्या थी? तुम्हारे ज़हन में इस हवाले से कोई बात आती है सिद्दीक? जहाँ तक मेरा ज़हन काम करता है थानेदार साहब, वो कतरे संभले हुए अंदाज में बोला, मुझे तो ये लूटमार की वारदात लगती है। लूटमार? मैंने चौंक कर सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। सिद्दीक ने काफ़ी अहम नुक्ता उठाया था। मेरे इस्तफसार के जवाब में सिद्दीक ने बताया, अनवर जब भी हमसे मिलने आता था तो उसके हाथ में एक सफरी बैग भी हुआ करता था, जिसमें उसके इस्तेमाल के कपड़े और दूसरा सामान रखा रहता था, लेकिन इस बार वो बैग कहीं नज़र नहीं आ रहा। मैं जब इत्तला पाकर उधर नहर की जानिब गया था तो मैंने अनवर की लाश के आसपास इस बैग को ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन वो मुझे मिला नहीं। इसलिए वो सांस हमवार करने के लिए रुका और फिर इजाफा करते हुए बोला, इसलिए मेरा ध्यान लूटमार की तरफ जा रहा है। हो सकता है कि कोई आदमी सियालकोट से अनवर के पीछे लग गया हो, या फिर ये भी मुमकिन है कि कोई बंदा शेखुपुरा मोड़ से उसके साथ टांगे में बैठ गया हो, और फिर जब अनवर पिपली वाला पहुंचकर टांगे से उतरा तो उसे मौका मिल गया। सिद्दीक जुमला अधूरा छोड़कर खामोश हुआ तो मैंने मजबूत लहजे में कहा, देखो सिद्दीक, अगर सिर्फ इस बात पर गौर किया जाए कि किसी ने अनवर का बैग छीनने के लिए इसे मौत के घाट उतारा है, तो फिर इस इम्कान को खारिज करना होगा कि मज़कूरा बंदा सियालकोट से उसके पीछे लगकर यहाँ तक पहुँचा होगा। अलबत्ता शेखुपुरा मोड़ से टांगे में साथ बैठकर यहाँ पहुँचने वाली बात तो समझ में आती है। मैंने थोड़ा वक्फा करके सिद्दीक की आंखों में देखा और फिर पूछा, अनवर का सफरी बैग किस किस्म का था? मुझे ज़रा इसके बारे में तफसील से बताओ। सिद्दीक ने बैग के हवाले से मुझे जो मालूमात फराहम की, इसमें सबसे अहम बात यह थी कि मज़कूरा बैग गहरे नीले रंग का था। अलावा इसी इस बैग की खुसूसियात तकरीबन हर सफरी बैग में पाई जाती हैं। बहरहाल ये लूट मार वाला ज़ाविया काबिल गौर था। सच्ची बात तो यह है कि अभी तक मेरा इस तरफ ध्यान नहीं किया था। मैंने सिद्दीक की तरफ देखते हुए पूछा, तो कातिल के हवाले से तुम्हें किसी खास आदमी पर शक नहीं है? नहीं थानेदार साहब, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला, हमारे दरमियान बात हो ही रही थी कि तुफैल हिंदू चक से वापस आ गया और उसने आकर इतला दी कि अब्दुल गनी दस्तयाब नहीं हो सका। इसकी घरवाली ने तुफैल को बताया था कि गनी नाश्ते के फ़ौरन बाद टांगा लेकर घर से निकल गया था। इसकी वापसी अब रात ही को मुतवक्के थी। तुफैल के खामोश हो जाने पर मैंने संजीदा लहजे में कहा, तुफैल, मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ। जनाब, वो हमतन गोश हो गया। हुक्म करें थानेदार साहब। ये जो कोचवान अब्दुल गनी है ना, इसका तुमने ख्याल रखना है। किस किस्म का ख्याल जी? उसने सवालिया नज़रों से मुझे देखा। मैंने जवाब देने से पहले एक अमर की तस्दीक ज़रूरी जानी और इससे पूछा, क्या आज तुम टांगा निकालने का इरादा रखते हो? नहीं जनाब, उसने नफ़ी में सर हिलाया। घर में हमारे जवान बेटे के साथ यह हादसा हो चुका है, टांगा निकालने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कम से कम सोयम तक तो हम कारोबार बंद रखेंगे। मैं टांगा निकालूंगा और न ही भाई सिद्दीक अपनी दुकान खोलेगा। सिद्दीक की परचून की दुकान घर के सामने वाले हिस्से में थी। मैं जब सिद्दीक से मिलने आया तो मैंने दुकान का दरवाज़ा बंद देखा था। तुफैल की वजाहत के बाद मैंने इससे कहा, तुम जब तक जी चाहे कारोबार बंद रखो, लेकिन आज ही तुम्हें एक ज़रूरी काम करना है, और वो काम है अब्दुल गनी कोचवान को अपने साथ लेकर मेरे पास थाने आना। मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ के बाद बात मुकम्मल करते हुए कहा, मैं अपनी तफ्तीश का रुख मुतय्यन करने से पहले गनी से एक मुलाकात ज़रूर करना चाहता हूँ, ताकि इस बात की तस्दीक हो जाए कि मकतूल अनवर पिछली रात उसके टांगे पर सवार हुआ था या नहीं। ठीक है जनाब, तुफैल ने बड़ी फर्माबरदारी से कहा, मैं अभी टांगा लेकर गनी की तलाश में निकलता हूँ। आपको थाने पहुँचाने के बाद मैं इसे ढूंढूंगा और वो जैसे ही नज़र में आया मैं इसे आपके पास ले आऊँगा। और ये भी हो सकता है कि वो हमें रास्ते में ही कहीं मिल जाए। अगर ऐसा हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। मैं उठकर खड़ा हो गया और फिर सिद्दीक की जानिब देखते हुए तसल्ली भरे लहजे में इजाफा किया, सिद्दीक, तुम अपने अंदर हौसला और हिम्मत पैदा करने की कोशिश करो। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे जवान बेटे की अलमनाक मौत को बर्दाश्त करना तुम्हारे लिए कोई हंसी खेल नहीं। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अनवर का कातिल या अनवर के कातिलान बहुत जल्द आहनी सलाखों के पीछे होंगे। अच्छा जी, वो रुहासी आवाज़ में बोला। फिर पूछा, अस्पताल वाले अनवर की लाश कब तक देंगे?
कल दोपहर तक या ज़्यादा से ज़्यादा शाम तक, मैंने जवाब दिया। उसने गर्दन झुका दी। मैं सिद्दीक के घर से निकला और तुफैल के टांगे में बैठकर थाने की सिमत रवाना हो गया। कच्चा एमनाबाद रोड पर सफ़र के दौरान में अब्दुल गनी कोचवान या उसका टांगा हमें कहीं नजर न आया। थाने पहुंचकर मैं टांगे से उतरा और तुफैल ने गनी की तलाश में टांगा आगे बढ़ा दिया। दोपहर को 2 बजे थे। मैं दिन के खाने और नमाज ज़ोहर से फारिग हुआ ही था कि तुफैल गनी को लेकर मेरे पास आ गया। अब्दुल गनी कोचवान की उम्र 60 के करीब रही होगी। उसके सर और दाढ़ी के बेशतर बाल सफ़ेद हो चुके थे। वो एक माकूल सूरत और खुश अखलाक शख्स था। मैंने फ़ौरन इन दोनों को अपने कमरे में बुला लिया। जब वो मेरे सामने बैठ चुके और हमारे दरमियान रस्मी अलग सलेक का मरहला भी तय हो गया तो मैंने गनी की आंखों में झांकते हुए पूछा, अब्दुल गनी, तुम्हें तुफैल ने यह तो बताया ही होगा कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है? जी थानेदार साहब, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, मुझे अनवार की मौत का बड़ा दुख हुआ है जी। वो कल मेरे टांगे ही में बैठकर पिपली वाला आया था। मैंने ये बात तुफैल को बताई थी। तुफैल ने जब मुझे अनवार की मौत के बारे में बताया तो मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आया जनाब। वो कल शाम तक तो भला चंगा था, पता नहीं किस बदबख्त ने उसे मौत की नींद सुला दिया है। उसने मजीद कहा, इस वाक़ये का शुभ ही पता चल जाता तो यकीन जाने मैं आज टांगा नहीं निकालता। खुदा गारत करे इस कमीने शख्स को जिसने अनवार की जान ली है। मैं इसी बदबख्त और कमीने शख्स की तलाश में हूँ अब्दुल गनी। उसके खामोश होने पर मैंने मजबूत लहजे में कहा, जनाब, आप इस जलील इंसान को सिर्फ तलाशी ना करें बल्कि उसे ऐसी सज़ा दें कि आइंदा किसी दूसरे शख्स को ऐसी हरकत करने की हिम्मत ही ना हो। गनी कोचवान ने बड़े जोश भरे अंदाज में कहा, पता नहीं ऐसे जालिम और सफाक लोगों को अल्लाह ने इतनी खुली छूट क्यों दे रखी है। एक हकीकत का अंदाज़ा मुझे फ़ौरन से बेशतर हो गया कि अब्दुल गनी निहायत ही बातूनी और जोशीला बंदा था। उसकी तवील तकरीरों से बचने का एक ही फार्मूला था कि इसे कम से कम बोलने का मौका दिया जाए। मैंने इसे सवालात की बाढ़ पर रख लिया। अच्छा तो अब्दुल गनी, वो कल तुम्हारे टांगे में बैठकर पिपली वाला पहुंचा था? जी, मैं इस वक्त शेरा वाले बाग की तरफ से। अब्दुल गनी, अच्छी तरह सोच कर बताओ, मैंने किते कलामी करते हुए कहा, तुमने कल मकतूल अनवार को कहाँ से अपने टांगे में बिठाया था? अल्लाह आपका भला करे जनाब, वो थूक निगलते हुए बोला, मैंने अनवार को शेखुपुरा मोड़ वाले लारी अड्डे से उठाया था। वो मैंने एक मरतबा फिर उसकी बात काटते हुए पूछा, इस वक्त क्या वजह होगा जब अनवार तुम्हारे टांगे में बैठा था? इस वक्त अच्छा खासा अंधेरा हो रहा था जनाब, गनी कोचवान ने बड़े एतमाद से जवाब दिया। सूरज को डूबे भी लगभग 1 घंटा होने वाला था। आजकल यहाँ गुजरानवाला में सूरज 5:50 पर ग़रूब हो रहा है और 6 बजे मगरिब की नमाज अदा की जाती है। मैंने गनी के चेहरे की तरफ देखते हुए पुरख्याल अंदाज में कहा, तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि अनवार कोई 7 बजे रात शेखुपुरा मोड़ से तुम्हारे टांगे पर सवार हुआ था? बिल्कुल यही वक्त होना चाहिए जनाब, उसने तस्दीकी अंदाज में गर्दन हिलाई। 7 नहीं तो फिर 6:45 का वक्त होगा, क्योंकि जब मैं अपने घर हिंदू चक पहुंचा तो इस वक्त रात के 7:30 बज रहे थे। शेखुपुरा मोड़ से हिंदू चक तक टांगे का फासला 30 से 40 मिनट से ज़्यादा नहीं। मैं टांगा खड़ा करके घर गया, खाना भी तैयार नहीं हुआ। अब्दुल गनी, मैंने एक मरतबा फिर इसकी तकरीर को ब्रेक लगा दिए, फिर ठहरे हुए लहजे में पूछा, अनवार शेखुपुरा मोड़ से अकेला ही तुम्हारे टांगे पर सवार हुआ था या इसके अलावा भी कोई सवारी बैठी थी? ओ जी साहब, थानेदार जी, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे। वो एक गहरी सांस खारिज करने के बाद बोला, जब मैं शेरा वाले बाग से चला तो? अब्दुल गनी, मैं शेरा वाले बाग नहीं, शेखुपुरा मोड़ की बात कर रहा हूँ, मैंने इसकी बात काटते हुए कहा। वही तो मैं आपको बताने वाला था जनाब, वो कतरे बेजारी से बोला, आप सुने तो सही। हाँ हाँ सुनाओ। मैं खामोश होकर गहरी नज़र से उसकी तरफ देखने लगा। वो सिलसिला मालूमात को जारी रखते हुए बोला, मैं शेरावाला बाग के सामने खड़ा सवारियों का इंतज़ार कर रहा था कि एक नौजवान लड़का साइकिल पर सवार होकर मेरे पास आया और कहा कि 4 बीबियों को रेलवे फाटक के दूसरी तरफ कन्हैया लाल बाग तक जाना है, तुम ले जाओगे? मैं समझ तो गया था कि वो किस जगह की बात कर रहा है, लेकिन तस्दीक के लिए फिर भी पूछ लिया, तुम किस फाटक की बात कर रहे हो पुत्र? उसने बताया, वो जो कच्चा एमनाबाद रोड पर है, रेलवे फाटक की दूसरी तरफ कन्हैया लाल बाग है, ये बीबियाँ इधर ही उतरेंगी।
मैंने इससे पूछा, पुत्र वो 4 बीवियां हैं किधर? तुम तो अकेले नजर आ रहे हो। उसने जवाब दिया कि वो थोड़ा पीछे लाहौरी गेट के सामने खड़ी हैं। चाचा तुम टांगे को पीछे ले आओ। मैं खाली खड़ा था। 4 सवारियों के लिए चंद गज पीछे जाने में कोई कबाहत नहीं थी। मैंने 5 मिनट बाद इन 4 औरतों को अपने टांगे में सवार कर लिया। इनमें एक बूढ़ी और 3 अधेड़ मर्द थीं। तीनों अधेड़ मर्द टांगे की पिछली सीट पर बैठ गईं और बूढ़ी को मैंने अगली सीट पर बिठा लिया ताकि महफूज रहे। वो सांस संवार करने के लिए रुका तो मैंने अपनी जबान को रोक न सका। मैंने तुरंत पूछा, इसके बाद तो टांगा चल पड़ा होगा? जी थानेदार साहब, टांगा चल पड़ा था। उसने इस्बात में गर्दन हिलाई। लेकिन शेखुपुरा मोड़ पर मुझे 1 आध मिनट के लिए टांगा रोकना पड़ा था। शेखुपुरा मोड़ से अनवार टांगे पर सवार हुआ होगा। मैंने सवालिया नजरों से गनी कोचवान की तरफ देखा। सिर्फ अनवार नहीं जनाब, उसने बताया। वहां से अनवार के अलावा एक और आदमी भी मेरे टांगे में बैठा था। ये मेरे लिए एक इंकिशाफ था। मैं सीधा होकर बैठ गया और गनी कोचवान से पूछा, वो दूसरा आदमी अनवार का साथी था या इससे अलग? मेरा ख्याल है कि वो अनवार का साथी नहीं था। लेकिन उसने जुमला अधूरा छोड़ा तो मैंने जल्दी से पूछा, लेकिन क्या अब्दुल गनी? जनाब मैं इस आदमी के बारे में कोई हतमी बात नहीं कर सकता। वो मुतज़ब्ज़ब नज़र से मुझे देखने लगा। क्यों? मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा, तुम इस बंदे के बारे में कोई हतमी बात क्यों नहीं कर सकते? वो जनाब, पहले तो मैं यही समझा था कि वो अनवर के साथ नहीं, अब्दुल गनी वजाहत करते हुए बोला। लेकिन पिपली वाला पहुंचने के बाद मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं। तो क्या वो बंदा भी पिपली वाला तक अनवर के साथ गया था? मैंने सनसनीखेज अंदाज में सवाल किया। उसने उस बात में सर हिलाया और एक मरतबा फिर तफसीलात के बहरे बेकरार में गोते लगाने लगा। मैं खुद पर जबर करके खामोश बैठा उसकी तकरीर सुनता रहा, क्योंकि बहरहाल वो 10 बातों में से एक नहायत ही अहम और कांटे की बात मुझ तक पहुंचा रहा था। वो वजाहत करते हुए मुदब्बिराना अंदाज में बोला, पहले तो जनाब इनके बैठने का ही मसला पैदा हो गया था। पिछली सीट 3 औरतों से फुल थी और अगली सीट पर बूढ़ी अम्मा बैठी हुई थी। अनवार हिचकिचाया और उसने मुझसे कहा कि मैं जाऊं, वो किसी दूसरे टांगे में आ जाएगा। लेकिन बूढ़ी अम्मा ने ये कहते हुए ज़बरदस्ती उसे टांगे पर अपने साथ बिठा लिया। तुम तो मेरे पुत्रों और पोतरों की तरह हो, शर्माओ नहीं। अनवार टांगे की अगली सीट पर बैठा तो इसकी देखा देखी वो बंदा भी उचक्कर ऊपर आ गया और अनवार के साथ जुड़कर बैठ गया। मैंने फौरन टांगा आगे बढ़ा दिया। वो लम्हे भर के लिए रुका और एक थकी हुई सांस खारिज की, फिर सिलसिला कलाम को आगे बढ़ाते हुए बोला, तो जनाब मैंने इन 4 बीवियों को फाटक की दूसरी तरफ कन्हैया लाल के पास उतार दिया। टांगा रुका तो वो बंदा पिछली सीट पर जा बैठा। अनवार अगली सीट पर ही बैठा रहा। इस तरह हम लोग पिपली वाला पहुंच गए। वो दोनों पिपली वाला उतरे और मैं अपने घर हिंदूचक चला गया। अब्दुल गनी? वो खामोश हुआ तो मैंने गहरी संजीदगी से पूछा, पहले तुम्हें ऐसा लगा था कि अनवार और वो बंदा एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, लेकिन पिपली वाला पहुंचकर ऐसी क्या बात हुई थी कि तुम्हें महसूस हुआ कि वो एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं? जनाब, वो दोनों पूरे रास्ते खामोश और एक दूसरे से लाताल्लुक बैठे रहे थे, गनी कोचवान ने हैरत भरे लहजे में बताया। लेकिन जब मैंने इन्हें पिपली वाला उतारा तो वो एक साथ चलने लगे थे और इस बंदे ने बाकायदा अनवार के साथ बातचीत भी शुरू कर दी थी। मैंने इस बात को कोई अहमियत न दी और टांगा आगे बढ़ा दिया। मैं गहरी सोच में डूब गया। फिर अब्दुल गनी से पूछा, तुम तो अनवार को अच्छी तरह जानते थे ना? जी हाँ, बिल्कुल जानता था, उसने इस बात में जवाब दिया। मुझे अनवार की मौत का बड़ा गहरा सदमा है जनाब। वो बड़ा बीबा बंदा था जी। बोलते बोलते उसकी आवाज़ भर्रा गई। मैंने एक फौरी ख्याल के तहत इससे पूछा, अब्दुल गनी, क्या तुमने अनवार के हाथ में गहरे नीले रंग का कोई सफरी बैग देखा था? नहीं जनाब, वो पूरे वसूख से बोला, वो तो खाली हाथ था। और दूसरा बंदा? मैंने सवालिया नज़र से उसकी तरफ देखा। उसके पास भी सामान नाम की कोई शय नहीं थी। इस बंदे के हुलिया के बारे में तो बताओ। गनी कोचवान ने मज़कूरा बंदे का हुलिया बयान कर दिया, जिसमें नुमायां शे उसके सर के घुंघरियाले बाल थे। मैंने गनी से पूछा, तुम्हारे लिए तो वो शख्स बिल्कुल अजनबी था ना? उसने इस बात में गर्दन हिला दी। मैंने पूछा, अगर वो बंदा दोबारा तुम्हारी नज़र से गुजरे तो तुम इसे पहचान लोगे?
वो चंद लम्हे तक मुझे मुतज़ब्ज़ब दिखाई दिया और फिर बोला, जनाब मैंने इस बंदे को रात के अंधेरे में देखा था, इसलिए पूरे यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं इसके घुंघराले बालों की वजह से पहचान लूँगा। ये तो तुम्हें यकीन है ना, वो बंदा हिंदू चक्कर रहने वाला नहीं? मैंने अतमाम हुज्जत के तौर पर पूछ लिया। सवाल ही पैदा नहीं होता जनाब, वो पुरवसूख लहजे में बोला। मैं हिंदू चक के एक एक बंदे को अच्छी तरह जानता हूँ। मैंने तुफैल को मुखातिब करते हुए पूछा, और पिपली वाला के हवाले से तुम्हारा क्या ख्याल है? गनी ने इस बंदे का जो कद काट और हुलिया बताया है, क्या ऐसा कोई शख्स पिपली वाला में रहता है? चंद लम्हे सोचने के बाद उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई और बताया, नहीं जनाब। इसका मतलब ये हुआ कि वो बाहर का बंदा है। मैंने पुरख्याल अंदाज में कहा। वो शेखुपुरा मोड़ से अनवार के साथ पिपली वाला पहुंचा था और फिर अनवार को बड़ी बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया गया। इस आदमी तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है ताकि अनवार के कत्ल का मुअम्मा हल किया जा सके। मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ करके एक गहरी सांस ली और फिर गहरी संजीदगी से दोनों को बारी बारी देखते हुए कहा, तुम अपनी आंखें खुली रखकर घूमना और याददाश्त में इस बंदे के हुलिये को भी नक्श कर लो। मैं भी अपने तौर पर इसे ढूंढने की कोशिश करता हूँ। वो बंदा जल्द से जल्द मुझे चाहिए। ठीक है जनाब, वो बैक ज़बान होकर बोले, हम आपकी हिदायत पर पूरी तरह अमल करेंगे, और अगर तुम लोगों को कोई और अहम बात पता चले तो पहली फुर्सत में मुझे बताना, मैंने ताकीदी अंदाज में कहा। उन्होंने मेरा हुक्म बदलाने का वादा तो किया। मैंने इन्हें जाने की इजाज़त दे दी। वो उठकर खड़े हुए तो मैंने तुफैल को मुखातिब करते हुए कहा, तुफैल तुम घर जाकर अपने भाई सिद्दीक को तसल्ली दिलासा देना, मैं कल किसी वक्त पिपली वाला का चक्कर लगाऊंगा। ठीक है जनाब, मैं भाई सिद्दीक को संभालने की कोशिश करूंगा, वो ताउनामेज़ अंदाज में बोला। इन्हें रुखसत करने के बाद मैंने कांस्टेबल अली मुराद को अपने पास बुलाया और उसे पुरस्रार घुंघराले बालों वाले बंदे के बारे में तफसील से आगाह करने के बाद कहा, अली नवाज तुम इसी इलाके के रहने वाले हो? वो बंदा शेखुपुरा मोड़ से टांगे पर सवार हुआ था। मैंने इसका हुलिया तुम्हें ज़हन नशीन करा दिया है। इसे ढूंढ निकालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा मलिक साहब, वो यकीन दहानी कराने वाले अंदाज में बोला। आगे अल्लाह की मर्जी। अल्लाह की मर्जी के आगे तो कुछ भी नहीं होता अली नवाज, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, और मैं अल्लाह की रज़ा को बड़ी अहमियत देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम मतलूबा बंदे को तलाश करने में ज़रूर कामयाब होगे। अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे मलिक साहब, वो पुरअज़म लहजे में बोला। आमीन, मैंने सिद्के दिल से कहा। रात को सोने से पहले मैं लिबास ज़रूर तब्दील कर लिया करता था। ये लिबास आम लिबास से ज़रा मुख्तलिफ होता था। अलावा इसी मेरी एक पुख्ता आदत ये भी रही है कि अपने क्वार्टर में आने के बाद जब मैं यूनिफॉर्म उतार कर घर के कपड़े पहनता था तो यूनिफॉर्म की तमाम जेबें अच्छी तरह चेक कर लिया करता था। इस रोज़ रात को जब मैंने यही अमल दोहराया तो एक शे की बरामदगी पर मैं चौंक उठा। वो डाक का एक लिफाफा था। सेकंड के 1000वें हिस्से में मुझे याद आ गया कि वो लिफाफा मुझे मकतूल की जामा तलाशी के दौरान में हाथ लगा था और मैंने चुपचाप उसे अपनी जेब में रख लिया था। जहन में यही था कि मुशीरनामा तैयार करने यानी कि मौके की कार्रवाई के बाद मैं इस लिफाफे को खोलकर पढ़ूंगा, लेकिन फिर वो मेरे ध्यान से निकल गया और अब वो अचानक मेरे सामने आ गया था। लिफाफे की पेशानी पर अनवार का नाम और सियालकोट की एक फैक्ट्री का पता दर्ज था। ये खेलों का सामान बनाने वाला वही कारखाना था जहां मेरी मालूमात के मुताबिक अनवार नौकरी करता था। मैंने खुले हुए लिफाफे को खोलकर अंदर झांका। अंदर मुझे तयशुदा एक कागज़ नजर आया। ये बच्चों की किसी कापी का फाड़ा हुआ सफ़ा था। मैंने इस चौपरत कागज़ को खोलकर पढ़ा। ये देखकर मुझे शदीद हैरत हुई कि इस कागज़ पर सिर्फ एक सतर तहरीर थी। मैंने इस सतर को पढ़ा। लिखा था, मैं फग्गन के पहले हफ्ते में रहने आऊँगी, तुम्हारी रे। ये एक सतरी तहरीर किसी रे ने अनवार के लिए लिखी थी और जुमले की तामीर से साफ जाहिर होता था कि वो रे कोई लड़की है, मसलन रफ़ीका, रिजवाना, रशीदा वगैरह वगैरह। मैंने इस मुख्तसर सी तहरीर को कई बार पढ़ा और यही बात समझ में आई कि कोई लड़की अनवार की मोहब्बत में मुब्तला थी जब भी उसने तुम्हारी रे के अल्फाज इस्तेमाल किए थे। रे ने इस खत के ज़रिए अनवार को इतला दी थी कि वो फग्गन
फागन एक देसी महीने का नाम है, उसके पहले हफ्ते में रहने आ रही है। पर कहाँ? इस हवाले से कुछ नहीं बताया गया था। अगर अनवर ये खत पढ़कर सियालकोट से पिपलीवाला पहुंचा था तो इसका वाज़ेह मतलब यही था कि वो रे पिपलीवाला में रहने आ रही थी। कहानी में लड़की के वजूद की आमद के साथ ही सनसनीखेज़ी और दिलचस्पी के उनाम पड़ गई थी। अगर मैं इस रे तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो जाता तो अनवर के बहिमाना कत्ल का मुअम्मा बआसानी हल किया जा सकता था और इस रे के हवाले से मुझे 2 जगह से मालूमात हासिल हो सकती थीं। नंबर 1, अनवर के घर से, यानी सिद्दीक, इसकी बीवी अल्लाह रखी और छोटी बहन कौसर से। नंबर 2, सियालकोट में मौजूद अनवर के रूममेट सफदर से। इस किस्म के इश्किया मामलात रूममेट से शेयर करने का एक अपना ही मज़ा है। मुझे यकीन था सफदर अनवर की रे के बारे में ज़रूर कुछ जानता होगा। मैंने कागज़ को तय करके लिफाफे के अंदर रखा और डाकखाने की मोहरों वगैरह का जायज़ा लेने लगा। हर खत पर महकमा डाक की जानिब से अमूमन 2 मोहरें ज़ब्त की जाती हैं, एक उस पोस्ट ऑफिस की जहाँ से वो खत चलता है और एक उस डाकखाने की जहाँ मज़कूरा खत को पहुँचना होता है। ये मोहरें बाकायदा तारीख के साथ लगाई जाती हैं। लिफाफे के जायज़े के बाद मैं ये जानने में कामयाब हो गया कि वो खत 10 फरवरी को गुजरानवाला के एक पोस्ट ऑफिस से रवाना हुआ था और 12 फरवरी को सियालकोट के एक डाकखाने में वसूल किया गया था और आज 14 फरवरी थी। इससे यही जाहिर होता था कि अनवर रे का खत पढ़ते ही बेकरार हो गया था और इसे मिलने के लिए वो सियालकोट से पिपलीवाला पहुंच गया था। अगलब इम्कान इस बात का था कि मज़कूरा खत 13 फरवरी को अनवर के हाथ लगा होगा। खत मिलने के दूसरे ही दिन उसका पिपलीवाला पहुंच जाना इस अमर का सबूत था कि वो रे से मिलने के लिए बेहद बेचैन था। लेकिन अफसोस कि पिपलीवाला में कदम रखते ही मौत ने उसे निकल लिया था। इस तनाजुर में मैं बड़े बसूख से ये कह सकता था कि अनवर का कत्ल लूटमार की नहीं बल्कि हसद और इंतकाम की एक संगीन वारदात था। मैं गहरी संजीदगी से इस मामले पर गौर करने लगा। रहने आऊँगी के अल्फाज इस्तेमाल किए थे, जिससे ज़ाहिर होता था कि वो पिपलीवाला की रहने वाली नहीं बल्कि किसी दूसरे इलाके से वहाँ रहने आने वाली थी। फागन का महीना 12 फरवरी से शुरू होता है और इसका इख्तिताम 13 मार्च पर होता है। इस हिसाब से आज फागन की 3 तारीख थी। रे ने फग्गन के पहले हफ्ते में आने की बात तहरीर की थी, यानी 12 से 18 फरवरी के दरमियान। इन हक़ाइक़ की रोशनी में मैं बड़े वसूख से कह सकता था कि इस वक्त वो रे पिपलीवाला में मौजूद होगी। इस सोच के साथ ही मुझे अपने वजूद में सनसनी सी दौड़ती महसूस हुई। अगर मैं इस रे तक रसाई हासिल करने में कामयाब हो जाता तो फिर अनवर के कातिल की गिरफ्त मेरी मजबूत गिरफ्त में होती। मैंने सेकंड के 10वें हिस्से में फैसला कर लिया कि मुझे अभी और इसी वक्त पिपलीवाला जाना चाहिए। इस वक्त रात के 9:30 बज रहे थे। मैंने यूनिफॉर्म दोबारा अपने बदन पर सजाया और क्वार्टर का दरवाज़ा बंद करके थाने में आ गया। शबीना ड्यूटी पर मामूर एएसआई मंसूर अहमद मुझे देखते ही चौंक उठा। बेसाख्ता उसके मुंह से निकला, मलिक साहब, खैरियत तो है? खैरियत नहीं है मंसूर, मैंने गहरी संजीदगी से जवाब दिया। आप इस वक्त यूनिफॉर्म में? वो मुताजिब नज़र से मुझे देखते हुए बोला। कभी किसी ख़ास मिशन पर रवाना होने का इरादा है क्या आपका? ख़ास मिशन है, मैंने मुख्तसरन बताया। फिर कहा, मंसूर, मेरे लिए फ़ौरन किसी सवारी का बंदोबस्त करो, मुझे अभी और इसी वक्त पिपलीवाला जाना है। सवारी? वो सोच में पड़ गया। जनाब, इस वक्त कोई टांगा वगैरह मिलना तो मुमकिन नज़र नहीं आता, लेकिन फिर मैं कोशिश ज़रूर करता हूँ। हाँ, जाओ और ये कोशिश शुरू करो, मैंने तेखमाना लहजे में उससे कहा। मैं यहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। वो कोशिश करने के लिए रवाना हो गया। इंसान का जहन बड़ी अजीब-व-गरीब शय है। इसमें बैक-वक्त हाँ और ना की सोचें पैदा होती रहती हैं। इंसान मुसलसल तायीद और तरदीद की कैफियत से गुजरता रहता है। इन लम्हात में मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था। एक तरफ ज़हन ये कह रहा था कि इस वक्त पिपलीवाला जाने की क्या ज़रूरत है, इस मामले को सुबह भी देखा जा सकता है।
अगर रे वाकई वहाँ रहने आ चुकी है तो वो सुबह तक कहीं फरार नहीं हो जाएगी। इसके बारे में कल भी मालूमात हासिल की जा सकती हैं। दूसरी जानिब ज़हन इस सोच की तरदीद कुछ इस अंदाज में कर रहा था कि आज के काम को कल पर टालना कोई दानिशमंदी नहीं, इसमें नुकसान भी हो सकता है, लिहाजा जो मामला अभी निमट जाए वही अच्छा है। मुझे पिपली वाला ज़रूर जाना चाहिए, अभी और इसी वक्त। फ़र्ज़ का तकाजा भी यही था कि मैं अपनी नींद और आराम को कुर्बान करके फ़ौरन पिपली वाला रवाना हो जाऊं। उधर मैंने पिपली वाला जाने के फैसले के हक़ में वोट दिया, इधर एएसआई वापस आ गया। मैंने सवारिया नज़र से उसकी तरफ देखा तो वो बोला, मलिक साहब, मैंने आपके लिए सवारी का बंदोबस्त कर दिया है। क्या कोई टांगा हाथ लगा है? मैंने पूछा। टांगा नहीं जनाब, एक स्कूटर वाला है, एएसआई मंजूर ने जवाब दिया। मैंने उलझनज़दा नज़र से इसे देखा और कहा, स्कूटर वाला? जी मलिक साहब, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, ये बंदा रेलवे स्टेशन के करीब एक पेट्रोल पंप पर काम करता है, उधर कंगनी वाला में इसकी रिहाइश है। ये अपनी ड्यूटी पर जा रहा था कि मैंने हाथ देखकर रोक लिया। अब ये पहले आपको पिपली वाला पहुंचाएगा और उसके बाद पेट्रोल पंप का रुख करेगा। मैं एएसआई के साथ बातें करते हुए थाने के अहाते में निकल आया। फिर स्कूटर वाले से मेरी मुलाकात हो गई। इसके पास एक फटीचर सा वेस्पा स्कूटर था, जिसने अपना नाम अमानुल्लाह बताया था। अमानुल्लाह की उम्र 45 साल के करीब रही होगी। वो एक सेहतमंद, मोटा ताज़ा और गेंडानुमा शख्स था। रस्मी अलेख सलेख के बाद मैंने इससे पूछा, अमानुल्लाह, एएसआई ने तुम्हें काम के बारे में तो बता दिया है ना? जी थानेदार साहब, वो बड़े एहतराम के साथ बोला, मुझे आपको पिपली वाला पहुंचाना है। हाँ, काम तो यही है। मैंने इस बात में सर हिलाया और फिर सवाल किया, क्या तुम इस वक्त ड्यूटी पर जा रहे थे? जी हाँ, रात में पूरे पेट्रोल पंप को मैं ही संभालता हूँ, उसने जवाब में बताया। पेट्रोल पंप का मालिक मुझ पर अंधा एतमाद करता है, ये स्कूटर भी उसी ने मुझे दे रखा है। बड़ी अच्छी बात है। मैंने तारीफी नज़र से इसे देखा और पूछा, तुम्हारी ड्यूटी कितने बजे शुरू होती है? रात को 10 बजे जनाब, उसने बताया। फिर अपनी रेस्ट वॉच पर निगाह डालने के बाद बोला, 10 बजने में अभी 25 मिनट बाकी हैं। मेरा ख्याल है कि मैं आपको पिपली वाला छोड़ने के बाद बआसानी अपनी ड्यूटी पर पहुंच जाऊंगा। अगर 5-10 मिनट लेट भी हो गया तो कोई बात नहीं, मैं जब तक पेट्रोल पंप नहीं पहुंचूंगा दिन की ड्यूटी वाला बंदा जाएगा नहीं। अमानुल्लाह की इत्मीनान बख्श वजाहत सुनने के बाद मैंने इससे पूछा, क्या ख्याल है, तो फिर चलें? बिल्कुल चलें जनाब, वो अपने वेस्पा की तरफ बढ़ते हुए बोला। अमानुल्लाह ने स्कूटर स्टार्ट किया और हम दोनों इस शैतानी चरखे पर सवार होकर पिपली वाला की जानिब रवाना हो गए। थाने से निकलते वक्त मैंने एएसआई मंसूर अहमद को सख्ती से हिदायत कर दी थी कि मेरी गैर मौजूदगी में वो चौकस और होशियार रहें। उसने मेरे हुक्म पर अमल करने का वादा किया था। मंसूर अहमद बहुत ही मेहनती और समझदार शख्स था। मुझे उम्मीद थी कि वो आगे चलकर बहुत तरक्की करेगा। पुलिस डिपार्टमेंट में इस वक्त भी और आज भी ऐसे फर्शनास और बहादुर लोगों की कमी हमेशा से महसूस होती रही है। अमानुल्लाह ने मुझे सिद्दीक परचून वाले घर के सामने ड्रॉप किया तो मैंने उसे दुआ दी, अल्लाह तुम्हारे नाम की लाज रखे। जी, वो हैरत भरी नज़र से मुझे देखने लगा। मैं कुछ समझा नहीं जनाब। मैंने फ़ौरन वजाहत कर दी, देखो तुम्हारा नाम है अमानुल्लाह, यानी ऐसा शख्स जो अल्लाह की अमान और सलामती में हो। कुदरत यूं ही तुम्हारी हिफाजत करती रहे। इस दुआ का बहुत शुक्रिया थानेदार साहब, वो ममनूनियत भरे लहजे में बोला। आप मुझे दूसरे पुलिस वालों से खासे मुख्तलिफ लगे हैं, इसलिए मैं आपसे एक सवाल करने की हिम्मत कर रहा हूँ। हाँ हाँ ज़रूर, इसकी सवालिया नज़र के जवाब में मैंने कहा, एक नहीं तुम 10 सवाल पूछ सकते हो। 10 नहीं, सिर्फ एक जनाब, वो दो टोक लहजे में बोला। फिर अपना मुद्दा बयान करते हुए पूछा, आपकी दुआ और मेरे नाम की लाज रखते हुए अल्लाह मुझे तो अपनी हिफ्ज़ व पनाह में रखेगा, लेकिन कोई ऐसा फार्मूला या वजीफ़ा भी है कि हमारा पेट्रोल पंप किसी की ज़्यादती का निशाना बनने से महफूज रहे? आखिर तुम्हारे पेट्रोल पंप के साथ ऐसा क्या हो गया है? मैंने तशवीशनाक अंदाज से अमानुल्लाह की तरफ देखा।
इसके पेचीदा सवाल ने मुझे गड़बड़ा कर रख दिया था। जनाब, चंद लोगों ने हमें बहुत परेशान कर रखा है, वो मिस्कीन सी सूरत बनाकर बोला। कौन है वो कमबख्त? मैंने पूछा। वो आप ही के पेटी भाई हैं जनाब, उसने दुखी लहजे में कहा। ओह, मैं एक गहरी सांस खारिज करके रह गया। अब ये वजाहत से बताने की ज़रूरत तो नहीं कि इन लोगों ने हमें किस तरीके से तंग कर रखा है। अमानुल्लाह ने शाकी लहजे में कहा। माशाअल्लाह, आप समझदार हैं, फ़ौरन समझ गए होंगे कि मेरा इशारा किस मसले की जानिब है। लगता है कि तुम पैदागिरी वगैरह की बात कर रहे हो, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा। आपका अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है जनाब, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। हम भत्ता दे देकर तंग आ चुके हैं। जिस डिपार्टमेंट की सरबुलंदी के लिए मैं रात दिन कोशार रहता था, जब इसके बारे में कोई ऐसी खबर सुनने को मिलती थी तो मेरा सर शर्म से झुक जाता था। लेकिन सबसे ज़्यादा दुख की बात यह है कि इस शर्मिंदगी से वो हकीकत नहीं बदल पाती जिसकी निशानदेही अमानुल्लाह कर रहा था। अमानुल्लाह, मैंने गंभीर लहजे में कहा, तुम जिस पेट्रोल पंप पर सुपरवाइज़र हो वो अगरचे मेरे थाने की हुदूद में नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं वादा करता हूँ कि मैं किसी न किसी तरह तुम्हारा मसला ज़रूर हल करवा दूँगा। ये तो आपका बहुत बड़ा एहसान होगा जनाब, वो तशक्कुर आमेज़ अंदाज में बोला। फिर वो मुझसे पुरजोश मुसाफा करके रुखसत हो गया। मैं 2 कदम आगे बढ़ा और सिद्दीक की दहलीज पर पहुंचकर दस्तक देने लगा। अमानुल्लाह के किरदार और गुफ्तार ने मुझे बेहद मुतासिर किया था। ये इसका एक नेक और काबिल कदर अमल था कि वो अपने वेस्पा पर मुझे पिपलीवाला तक छोड़ने आ गया था, जिससे जाहिर होता था कि वो सिर्फ एक अमन पसंद और शरीफ शहरी ही नहीं बल्कि कानून का एहतराम करना भी जानता है। अलावा इसी उसके किरदार का सबसे ज़्यादा लायक तहसीन पहलू ये था कि इसे इस पेट्रोल पंप के मामलात की बड़ी फिक्र थी जहाँ पर वो मुलाजिम था। वो पेट्रोल पंप इसकी मिल्कियत नहीं था, लेकिन वो इसे अपना समझते हुए इसके लिए परेशान था। ऐसे मुखलिस, मेहनती और अपने मालिक से वफादार मुलाजिम बहुत कम देखने में आते हैं। ये ईमानुल्लाह के किरदार की सरबुलंदी ही थी कि पेट्रोल पंप का मालिक इस पर अंधा एतमाद करता था और आमदोरफ्त के लिए इसे एक स्कूटर भी दे रखा था। इन लम्हात में उसके लिए मेरे दिल से एक मरतबा फिर दुआ निकली, हे अल्लाह, तू इस अमानुल्लाह को अपनी अमान में रखना। दस्तक के जवाब में दरवाज़ा मोहम्मद तुफैल ने खोला था। इसका मतलब यही था कि वो अभी तक मैयत वाले घर ही में मौजूद था। मुझ पर निगाह पड़ते ही वो चौंक उठा और बेसाख्ता उसके मुंह से निकला, थानेदार साहब, आप इस वक्त? हाँ, एक अहम बात याद आ गई थी, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। आप लोगों से इसकी तस्दीक कर लूँ ताकि अनवार के कत्ल के मुअम्मे को जल्द से जल्द हल कर सकूँ। आएँ जी, आप अंदर आ जाएं, वो मेरे लिए दरवाज़ा खोलते हुए बोला। मैं मकतूल के घर में दाखिल हो गया। 1 मिनट के बाद मैं बैठक में सिद्दीक, तुफैल और अल्लाह रखी के साथ बैठा हुआ था। सिद्दीक की बीवी अल्लाह रखी पहली मर्तबा मेरे सामने आई थी। वो एक गोरी चिट्टी और मोटी ताज़ी औरत थी। अल्लाह रखी की उम्र 50 के करीब रही होगी। उसने लिनन की सफ़ेद चादर में खुद को अच्छी तरह लपेट रखा था। सिर्फ इसके हाथ और चेहरा खुला हुआ था। वो तीनों बड़ी मुतफक्किर और गंभीर नज़रों से मुझे देख रहे थे। लालटेन की मध्यम रोशनी ने बैठक के माहौल को बड़ा पुरअसरार और सनसनीखेज बना रखा था। इस हैबतनाक और सन्नाटेदार खामोशी को मैंने ही तोड़ा। मैंने बारी बारी इन तीनों के चेहरों का जायज़ा लिया, फिर गैर इरादी तौर पर मेरी निगाह अल्लाह रखी पर आकर टिक गई। मैंने इसकी आंखों में झांकते हुए वहाँ मौजूद तमाम लोगों से एक मुश्तरका सवाल किया। मुझे अनवर के एक बहुत ही ख़ास मामले का पता चला है। अगर आप में से कोई इस मामले की तफसील बता दे तो मैं बड़ी आसानी से अनवर के कातिल तक रसाई हासिल कर सकता हूँ। कैसा मामला थानेदार जी? सबसे पहले अल्लाह रखी ने मुझसे सवाल किया। इसी से मिलते जुलते इस्तफसारात तुफैल और सिद्दीक ने भी किए। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, मुझे मालूम हुआ है कि अनवर किसी लड़की से मोहब्बत करता था। जी? तुफैल ने हैरत भरी नज़र से मुझे देखा। अनवर और मोहब्बत? हमें तो यकीन नहीं आ रहा। यह आपने कहाँ से सुन लिया जनाब? सिद्दीक ने सपाट आवाज़ में कहा।
थानेदार जी, मेरा अनवर तो बहुत ही शर्मीला और बुज़दिल किस्म का लड़का था। ये काम इसके बस का कहाँ था? मेरे इल्म में तो ऐसी कोई बात नहीं। वो लम्हे भर के लिए रुका और फिर उलझनज़दा अंदाज में बोला, आप इतने वसूख से ये बात कह रहे हैं तो इसकी कोई वजह भी होगी। आप ज़रा खुलकर बताएं मुझे। मैंने सिद्दीक की फरमाइश को यकसर नज़रअंदाज करते हुए अल्लाह रखी की जानिब देखा और फिर कहा, किसी इंसान का शरीफ, शर्मीला और बुज़दिल होना एक अलग बात है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि इन खुसूसियात का हामिल शख्स इश्क और मोहब्बत न कर सकता हो। तुम्हारा क्या ख्याल है अल्लाह रखी? आप ठीक ही कह रहे होंगे थानेदार जी, वो हिचकिचाहट आमेज़ अंदाज में बोली, पर ये तो बताएं कि लड़की का क्या चक्कर है? लगता है कि आपके जहन में इस लड़की के बारे में पूरी मालूमात हैं। मैंने महसूस किया कि तुफैल और सिद्दीक की बनिस्बत अल्लाह रखी इस मामले में गहरी दिलचस्पी ले रही थी। मैंने इसी को घिसने का फैसला किया क्योंकि इस बात का मुझे बखूबी अंदाज़ा हो गया था कि वो दोनों भाई इस सिलसिले में मेरी कोई मदद नहीं कर सकेंगे। वो लड़की का जिक्र सुनते ही खाली-उज़ ज़हन और फारिग-उज़-ज़बान हो गए थे। अल्लाह रखी, मैंने इसकी आंखों में देखते हुए कहा, इस लड़की का नाम रे से शुरू होता है। रे से? वो मुतज़ब्ज़ब अंदाज में मुझे देखने लगी। और वो पिपली वाले की रहने वाली भी नहीं। मैंने नफ्सियाती अटैक जारी रखा। अल्लाह रखी परेशान नज़र से मुझे देखती हुई गहरी सोच में डूब गई। मैंने बदस्तूर ठहरे हुए लहजे में कहा, वो पिछले 2 दिन से यहाँ पिपली वाला में रहने आई हुई है। अनवर इसी लड़की से मिलने आया था। और थानेदार साहब, सिद्दीक ने बेहद उलझे हुए लहजे में कहा, आप ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं? मेरे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। आप सीधा सीधा इस लड़की का नाम क्यों नहीं बताते? अगर मुझे उसका नाम पता होता तो मैं आप लोगों को ज़रूर बता देता, मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा। अल्लाह रखी ने पूछा, थानेदार जी, अगर आप इस लड़की को नहीं जानते तो फिर आपको ये कैसे पता चला कि उसका नाम रे से आता है? अल्लाह रखी, अल्लाह तुम्हारा भला करे, मैंने ठोस लहजे में कहा और फिर अपनी जेब में हाथ डालते हुए इजाफा किया। मुझे इस लड़की के नाम और पिपली वाला में आमद के बारे में इस खत से मालूम हुआ है। इन तीनों ने मुतामिलाना नज़रों से एक दूसरे को देखा, फिर इनकी सवालिया निगाह मेरे चेहरे पर आकर ठहर गईं और वो बैक ज़बान होकर बोले, ख़त। ये ख़त मुझे अनवर की जामा तलाशी के दौरान में उसकी एक जेब में से मिला था। मैंने मज़कूरा ख़त इन्हें दिखाते हुए वजाहत की। ये ख़त 10 फरवरी को गुजरानवाला से सियालकोट भेजा गया था और 12 या 13 फरवरी को यह ख़त अनवर को मिला था। वो इस ख़त को पढ़कर ही यहाँ आया था अपनी महबूबा रे से मिलने। इस ख़त के अंदर लिखा क्या है? अल्लाह रखी ने तशवीश भरे लहजे में पूछा। मैंने मज़कूरा ख़त मोहम्मद तुफ़ैल की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो तुम ये ख़त पढ़कर अपनी भाभी अल्लाह रखी को सुनाओ। वो ख़त को मेरे हाथ से लेते हुए मासूल लहजे में बोला, जनाब, मुझे तो लिखना पढ़ना बिल्कुल नहीं आता। तो फिर तुम ये ख़त अपने भाई सिद्दीक को पढ़ने के लिए दो। ख़त थामने से पहले ही सिद्दीक हैंड्सअप हो गया। मिस्कीन सी सूरत बनाते हुए उसने कहा, जनाब, मैं भी अनपढ़ हूँ, ये काम मेरे बस का नहीं। अच्छा, मैंने चौंक कर इसकी तरफ देखा। कमाल है सिद्दीक, तुम तो परचून की दुकान चलाते हो, लोग तुमसे उधार सौदा भी लेते होंगे। वो हिसाब किस तरह लिखते हो? यह आपने बिल्कुल ठीक कहा है जी, क्या लोग उधार सौदा भी लेते होंगे। वो बड़ी रसान से बोला, उधार के बगैर तो किरियाने की दुकान चल ही नहीं सकती। मैं ऐसा करता हूँ जनाब। एक लम्हे को रुककर उसने गहरी सांस ली और फिर कहा, जो भी औरत और मर्द मुझसे उधार सौदा लेता है, मैं उसका नाम और सौदा और सौदे की कीमत अपने जहन में महफूज कर लेता हूँ। फिर जब कोई स्कूल का बच्चा इधर से गुजरता है तो मैं बताकर इसे कापी में लिखवा लेता हूँ। मेरे पड़ोस में एक स्कूल मास्टर भी रहता है। मैं महीने के आखिर में मास्टर जमील से लोगों के उधार का तखमीना लगवा लेता हूँ। इस तरह मेरा काम चलता रहता है। वाह भाई वाह, मैंने सताइशी नज़र से सिद्दीक की तरफ देखा। इसका मतलब है कि तुम्हारा हाफजा तो बहुत अच्छा है, तुम अपनी याददाश्त के सहारे ये खेल खेलते हो। बस जी, गुजारा चल ही जाता है, वो सादगी से बोला। अल्लाह रखी मुझसे मुखातिब होते हुए बोली, थानेदार जी, यहाँ कोई पढ़ा लिखा मौजूद नहीं, आप ही इस ख़त को पढ़कर सुना दें, ज़रा पता तो चले वो रे कौन नामुराद है जिसकी वजह से मेरा जवान जहान बेटा मौत के मुंह में चला गया।
मैंने उस बात में गर्दन हिलाई और अल्लाह रखी की ख्वाहिश पूरी कर दी। ये क्या बात हुई जी? वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोली। मैं फागन के पहले हफ्ते में रहने आऊंगी तुम्हारी रे। यही तो बात है अल्लाह रखी। मैंने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा। मुझे इस लड़की रे तक पहुंचना है जो यहाँ पिपलीवाला में रहने आई हुई है या फिर आजकल में आने वाली है। फग्गन का महीना शुरू हो चुका है। जब फग्गन की 3 तारीख है, इस हफ्ते के 4 दिन अभी बाकी हैं। अनवार इसी रे से मिलने सियालकोट से यहाँ आया था। तुम्हारी रे से साफ पता चलता है कि अनवार और वो लड़की एक दूसरे से शदीद मोहब्बत करते हैं। मैंने सांस हमवार करने के बाद मजीद कहा। खत को देखकर यह भी पता चलता है कि इन दोनों में पहले भी इस नौयत की खतों किताबत होती रही है और ज़्यादा इम्कानात इस बात के हैं कि अनवार इस लड़की के बुलाने पर ही पिपलीवाला आया करता था, कभी 1.5 माह के बाद और कभी 2-2.5 माह के बाद। आप कैसी बातें कर रहे हैं थानेदार साहब? सिद्दीक ने दुजीदा नज़र से मुझे देखा। अनवार हमारा बेटा था, हम इसके माँ बाप हैं। फिर इस घर में इसकी छोटी बहन कौसर भी रहती है। वो हम लोगों से मिलने आएगा या किसी और लड़की से मुलाकात करने? तुमने जो हक़ाइक़ बयान किए हैं इनसे इनकार मुमकिन नहीं सिद्दीक, मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा। मैं तुम्हारी तायद करता हूँ, लेकिन इसके साथ ही ये भी एक खुली हकीकत है कि अनवार इस नामालूम लड़की के बुलाने पर ही पिपलीवाला आया था। इस खत में आगे भी तो कुछ लिखा होगा, अल्लाह रखी ने कहा। वो भी तो पढ़कर सुनाए थानेदार जी। हो सकता है कि इस बदबख्त के बारे में कोई इशारा मिल जाए। न कुछ आगे और न ही कुछ पीछे, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। इस खत में बस यही एक जुमला लिखा हुआ है। आपने तो हमें एक नई उलझन में डाल दिया है जनाब, तोफैल ने मतोहिश अंदाज में मेरी तरफ देखते हुए कहा। मैंने समझाने वाले अंदाज में कहा, देखो तुम लोग उलझने या परेशान होने की बजाय अपने जहनों को काबू में रखो और अच्छी तरह सोचकर मुझे बताओ कि पिपलीवाला में किसके घर कौन लड़की रहने आई हुई है। ये कोई बहुत बड़ा गांव तो है नहीं। अगर तुम लोग कोशिश करोगे तो मेरा ख्याल है कि 1 घंटे के अंदर अंदर ये पता चलाने में कामयाब हो जाओगे कि रे नामी वो लड़की कौन है जिसका पिपलीवाला में घर नहीं है और वो कहीं और से आकर यहाँ ठहरी हुई है या आने वाली है। जहाँ तक मेरा दिमाग काम करता है, अल्लाह रखी ने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा, इस वक्त पिपलीवाला में बाहर से कोई लड़की नहीं आई हुई। वैसे मैं सुबह और तहकीक करूँगी। इस वक्त घर घर जाकर दरवाजे खटखटाना ठीक नहीं होगा। अल्लाह रखी बिल्कुल ठीक कह रही है जनाब, सिद्दीक ने कहा। एक तो हमारे घर में सफ़े मातम बिछी हुई है, ऊपर से। मैं तुम्हारी बात से इत्तेफाक करता हूँ सिद्दीक, मैंने गहरी संजीदगी से कहा। मैं भी कल सुबह ही कोशिश करने के बारे में कह रहा हूँ। वैसे ये घर घर जाकर दरवाज़ा खटखटाने का काम मैं इस वक्त भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं इस लड़की पर यह जाहिर नहीं करना चाहता कि मुझे इसके राज की खबर हो गई है। अगर वो मोहतात हो गई तो हाथ से निकल जाएगी और मैं ये नहीं चाहूँगा कि रे के कान खड़े हो जाएं। मैंने लम्हाती तवक्कुफ़ करके बारी बारी इनके चेहरों का जायज़ा लिया और फिर अपनी बात पूरी करते हुए कहा, तुम लोग कल सुबह अपने अपने तौर पर निहायती एहतियात के साथ काम में लग जाओ। मैं कल दोपहर के बाद पिपलीवाला का चक्कर लगाऊंगा, फिर देखेंगे आगे क्या हो सकता है। जनाब, आप जैसे कह रहे हैं हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे, तोफैल ने कहा। और इस बात का ख़ास तौर पर ख्याल रखना है कि इस खत के बारे में किसी को कानो कान खबर नहीं होना चाहिए। ये राज हम चारों के दरमियान रहेगा, मैंने तहकमाना अंदाज में कहा। आप बेफिक्र हो जाएं थानेदार जी, अल्लाह रखी ने बड़े एतमाद से कहा। ये राज हमारे सीनों में दफन रहेगा और मुझे उम्मीद है कि जब कल आप यहाँ आएंगी तो मैं ये काम कर चुकी होंगी। अगर वो रे की बच्ची पिपलीवाला में मौजूद है तो मेरी नज़र से बच नहीं सकेगी इंशाअल्लाह, मैंने मजबूत लहजे में कहा और फिर उठकर खड़ा हो गया। वो तीनों भी तकलीद में खड़े हो गए। मैंने सिद्दीक की तरफ देखते हुए कहा, मैंने अनवार के बेग वाला मसला हल कर दिया है। तुफैल ने तुम्हें इस बारे में तो बताया होगा। जी हाँ, वह इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला, मुझे पता चल चुका है कि अनवार सफरी बेग के बगैर ही आया था। लेकिन जनाब, ये घुंघरियाले बालों वाला बंदा कौन है? मुझे लड़की रे के साथ ही इस घुंघरियाले बालों वाले बंदे की भी तलाश है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा।
ये तो मालूम हो चुका है कि इस बंदे का ताल्लुक पिपली वाला या हिंदू चक से नहीं है। बहरहाल मैं इसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आपको भी इस सिलसिले में अपनी आंखें और कान खुले रखने होंगे। इन तीनों ने मेरी हिदायत पर अमल करने का वादा किया और मैं सिद्दीक के घर से निकल आया। मेरा ख्याल है कि ये बताने की तो ज़रूरत नहीं कि मोहम्मद तुफैल वापसी में मुझे अपने टांगे पर थाने छोड़ने आया था। मैंने अपने कमरे में पहुंचकर एएसआई मंसूर अहमद को अपने पास बुला लिया और गहरी संजीदगी से कहा, मंजूर, तुम थके हुए तो नहीं हो? नहीं मलिक साहब, वो नफ़ी में सर हिलाते हुए बोला। आप हुक्म करें, क्या करना है? जो भी करना है वो कल ही करना होगा। मैंने कहा, मंजूर, कल सुबह तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी। तुम 6 पहर तक थाने में मौजूद रहोगे, इसके बाद तुम जा सकते हो। ठीक है जनाब, मैं 6 पहर तक रुक जाऊंगा, वो सवालिया नज़र से मुझे देखते हुए बोला और फिर पूछा, मलिक साहब, कल कोई ख़ास बात है? कल का आधा दिन तुम्हें मेरी जगह ड्यूटी देना होगी, मैंने मायना खेज अंदाज में बताया। इसका मतलब है आपको थाने से बाहर कहीं जाना है? इसकी जूद हिसी ने काम दिखा दिया। मैंने कहा, सिर्फ थाने ही से नहीं बल्कि गुजरानवाला से बाहर जा रहा हूँ, लेकिन मैं दोपहर तक वापस आ जाऊँगा। आप बेफिक्र होकर जाएं जनाब, मैं आपको किसी शिकायत का मौका नहीं दूंगा, वो बड़े एतमाद से बोला। मैंने तारीफी अंदाज में कहा, मुझे तुमसे यही उम्मीद है मंसूर अहमद। आप गुजरानवाला से बाहर कहाँ जा रहे हैं? सियालकोट। मकतूल अनवार के बारे में थोड़ी सी तफ्तीश करनी है। मजीद कोई सवाल करने के बजाय मंसूर ने इस बात में गर्दन हिला दी। मकतूल अनवार सियालकोट में डरमोवाला चौक के नज़दीक एक गली में रिहाइश पजीर था। आजकल वो अपने असली घर जा चुका था, जहाँ बेशक एक रोज़ हम सबको जाना है। अनवार के साथ इस घर में वजीराबाद का रहने वाला सफदर भी रह रहा था। ये घर दरअसल रशीदा बीबी नामी एक बेवा औरत का था, जिसने अपने घर का एक कमरा इन दोनों को किराए पर दे रखा था। मैं सफदर ही से मुलाकात करने गुजरानवाला से सियालकोट पहुंचा था। गुजरानवाला से सियालकोट तक का रास्ता पौने घंटे का है। मैं अलग सुबह थाने से निकल आया था और उस वक्त सियालकोट पहुंच चुका था। इस वक्त मैं अवामी लिबास में था, ताहम अपने महकमे और ओहदे की शनाख्त के अलावा सर्विस रिवॉल्वर भी मेरे अवामी लिबास के अंदर मौजूद था। सफदर से मिलने के लिए 2 ही मकामात पर कोशिश की जा सकती थी, एक इसकी क़यामगाह पर और दूसरे इस कारखाने में जहां वो काम करता था। मैंने डरमोवाला चौक का रुख करने के बजाय खेलों का सामान तैयार करने वाले कारखाने की तरफ जाने का फैसला किया। अगर मैं सफदर को घर पर पकड़ने की कोशिश करता तो इस बात के इम्कानात बहरहाल थे कि वो मेरे वहां पहुंचने से पहले अपने कारखाने रवाना हो चुका होता और मुझे उसके पीछे कारखाने तक दौड़ लगानी पड़ती। जबकि कारखाने जाने का एक फ़ायदा ये था कि सफदर को बहरहाल वहीं आना था और मेरे पहुंचने से पहले या इसके बाद। मैं बस स्टैंड से एक टांगे पर सवार होकर खेलों का सामान बनाने वाले मज़कूरा कारखाने में पहुंच गया। कारखाने के दफ्तरनुमा कमरे में एक दुबले पतले और दराज कामत शख्स से मेरी मुलाकात हुई। उसने हल्की सी दाढ़ी भी रखी हुई थी, उम्र लगभग 40 साल रही होगी। मैंने अपना तारुफ कराते हुए कहा, मेरा नाम मलिक सफदर हयात है और मैं गुजरानवाला से आया हूँ, वहाँ के थाना सदर का इंचार्ज हूँ मैं। वो दराज कामत शख्स अपनी सीट से उठकर खड़ा हो गया। उसने बड़ी गर्मजोशी से मुझसे मुसाफा किया और फिर एक कुर्सी की जानिब इशारा करते हुए खुश अखलाकी से बोला, आप यहाँ तशरीफ़ रखें। मैंने मज़कूरा कुर्सी पर तशरीफ़ रख दी। वो भी दोबारा अपनी सीट पर बैठ गया और रस्मी अलग सलेक के बाद कहा, मेरा नाम अब्दुल गफूर है, हुक्म करें, कैसे आना हुआ? उसके हुस्न अखलाक ने मुझे मुतासिर किया था। मैंने पूछा, गफूर साहब, क्या इस कारखाने के मालिक आप ही हैं? नहीं जनाब, उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई, मैं तो यहाँ अकाउंटेंट हूँ, आप मुंशी वगैरह समझ लें। कारखाने के मालिक बाबू रफ़ीक तो एक ज़रूरी काम से लाहौर गए हुए हैं। वो लम्हे भर के लिए रुका और फिर इजाफा करते हुए बोला, बाबू रफ़ीक की गैर मौजूदगी में कारखाने के सारे मामलात मैं ही देखता हूँ। आप बताएं जनाब, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? काम तो बहुत छोटा सा लेकिन निहायत ही अहम है, मैंने गंभीर अंदाज में कहा, इसलिए मुझे सुबह सुबह गुजरानवाला से सियालकोट आना पड़ा। उसके चेहरे पर भी संजीदगी नमूदार हो गई। ठहरे हुए लहजे में बोला, सफदर हयात साहब, मैं आपकी बात तसल्ली से सुनता हूँ, पहले ज़रा आपके लिए नाश्ते पानी का बंदोबस्त।
इस तकल्लुफ़ की ज़रूरत नहीं अब्दुल गफूर। मैंने हाथ उठाकर उसे मज़ीद बोलने से रोक दिया और कहा, मैंने अभी बस स्टैंड पर बड़ा तगड़ा नाश्ता किया है। उसने मेरी खातिर तवाज़ु के लिए थोड़ी ज़िद की, लेकिन मेरे चिट्टे इनकार के बाद वो खामोश हो गया और गहरी संजीदगी से बोला, जी थानेदार साहब, हुक्म करें, मैं आपकी क्या खिदमत करूं? मैंने कहा, मुंशी जी, इस कारखाने में 2 लड़के काम करते हैं। एक का नाम सफदर और दूसरे का नाम अनवार है। सफदर वजीराबाद का रहने वाला है और अनवार का ताल्लुक आपके शहर गुजरानवाला से है। वो मेरी बात पूरी होने से पहले ही बोल पड़ा। वो वहाँ के एक गांव पिपलीवाला का रहने वाला है। ये दोनों लड़के यहाँ डरमोवाला चौक में किराए के एक मकान में रहते हैं। अल्लाह आपका भला करे मुंशी जी। मैंने अब्दुल गफूर को उसके देसी ओहदे से मुखातिब किया। मैं इन्हीं दोनों के सिलसिले में यहाँ आया हूँ। उसके कान महावरतन खड़े हो गए। चौंक कर मेरी तरफ देखते हुए बोला, खैरियत तो है ना जनाब? अनवर तो कल ही यहाँ से गया है। आप गुजरानवाला से आए हैं, इससे जाहिर होता है कि अनवर के साथ कोई गड़बड़ हो गई है। आप एक ज़हीन और समझदार अकाउंटेंट हैं गफूर साहब। मैंने साफ गोई का मुजाहरा करते हुए कहा, आप ये बताएं कि अनवर कल कितने बजे यहाँ से गया है? वो कल सुबह जब कारखाने आया था तो उसने मुझे बताया था कि उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं। मुंशी गफूर ने संजीदा लहजे में जवाब दिया। अनवर ने किसी खत वगैरह का भी जिक्र किया था। वो 2 दिन के लिए घर जाना चाहता था। मैंने कहा कि दोपहर के बाद चले जाना और वो चला गया। बस इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं जानता। अनवर ने जिस खत का जिक्र किया था, मैं गफूर मुंशी की आंखों में देखते हुए बोला, आपने वो खत पढ़ा था? नहीं जनाब, मैंने खत पढ़ने की ज़रूरत महसूस नहीं की। अनवर बहुत ही शरीफ और ईमानदार लड़का है। मैंने उसकी ज़बान पर एतबार करके उसे छुट्टी दे दी थी, मुंशी ने बताया और फिर तशवीश भरे अंदाज में मुझसे पूछा, थानेदार साहब, आपने अभी तक ये नहीं बताया कि आखिर मामला क्या है? मेरा दिल कह रहा है कि अनवर के साथ कोई गड़बड़ हो गई है। तुम्हारा दिल गलत नहीं कह रहा गफूर, मैंने कहा, अनवर के साथ बड़ी संगीन गड़बड़ हो चुकी है। क्या जनाब? उसकी आंखों से तफक्कुर झलकने लगा। मैंने नहायत ही मुख्तसर अल्फाज में अब्दुल गफूर को सूरत हाल से आगाह कर दिया। उसने पूरी तवज्जो से मेरी बात सुनी और आखिर में एक अफसरदा सी सांस खारिज करने के बाद बोला, ये तो बहुत ही बुरा हुआ जनाब, बहुत बुरा। हाँ, बुरा तो बहुत हुआ, मैंने तायती अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, लेकिन इस बुरे को अब एक ही तरीके से अच्छा किया जा सकता है। वो कैसे जनाब? वो सवालिया नज़र से मुझे देखने लगा। मैंने कहा, अनवर के कातिल या कातिलों को गिरफ्तार करने के बाद इबरतनाक अंजाम से 2-4 करके। आप ठीक कह रहे हैं थानेदार साहब, गफूर ने पुरसोच अंदाज में गर्दन हिलाई। अनवर को इस दुनिया में वापस लाना तो मुमकिन नहीं। अगर इसके कातिलों को पकड़कर करारे वाकई सज़ा दिलवा दी जाए तो इसके साथ इंसाफ हो जाएगा। मैं इसी सिलसिले में तो यहाँ आया हूँ, मैंने ठोस लहजे में कहा। जी? मुंशी गफूर सरासीमा नज़र से मुझे देखने लगा। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि अनवर के कातिलों का ताल्लुक इस कारखाने से या सियालकोट से है? इस बात के इम्कानात को नज़रअंदाज तो नहीं किया जा सकता, लेकिन मैंने फ़िलहाल ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने फ़ौरन वजाहत कर दी। अलबत्ता ये ज़रूर है कि यहाँ से मुझे अनवर की मोहब्बत के बारे में काफ़ी मालूमात मिल सकती हैं, जो इसके कातिलों तक रसाई हासिल करने में मेरी मदद करेंगी। इस किस्म की मालूमात आप किससे लेना चाहेंगे? मुंशी गफूर ने पूछा। मैं तो आपके सामने हाजिर हूँ, किसी और को बुलाना हो तो हुक्म करें। आप इस हवाले से जो कुछ भी जानते थे वो मेरे इल्म में आ चुका है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। आप ज़रा सफदर वजीराबादी को बुला लें। हाँ, ये आपने बिल्कुल ठीक कदम उठाया है, वो सराहने वाले अंदाज में बोला। ये दोनों एक ही कमरे में रहते थे। सफदर को यकीनन अनवर की इश्कबाजी की खबर होगी। वो इस मामले पर रोशनी डाल सकता है। मैं अभी इसको यहाँ बुलाता हूँ। मैंने इस बात में गर्दन हिलाने पर इत्तेफाक किया। मुंशी अब्दुल गफूर की कोशिश रंग लाई और ठीक 5 मिनट के बाद सफदर मेरे सामने कारखाने के दफ्तर में बैठा हुआ था। सफदर की उम्र 24-25 साल से ज़्यादा नहीं होगी। वो भारी भरकम जुस्से का मालिक था। मैंने जामे अल्फाज में अपनी आमद की गर्ज़ गायत से इसे आगाह किया और आखिर में कहा, सफदर, अब मुझे तुम बताओगे कि अनवर रे नामी किस लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार था। मैं जानता हूँ तुमसे ये मामला
ढका छुपा नहीं होगा। मुझे अनवर की मौत का बड़ा सदमा है जनाब, वो गलूगीर आवाज में बोला। लेकिन के बाद उसने जुमला अधूरा छोड़ा तो मैंने जल्दी से कहा, सफदर, अगर तुम्हें अपने दोस्त अनवर से वाकई हमदर्दी है और तुम्हारी ख्वाहिश है कि मैं इसके कातलों को इबरतनाक सज़ा दिलवाऊं, तो मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश न करना, वरना। मैंने धमकी आमेज अंदाज में जुमला नामुकम्मल छोड़ा और फिर संगीन लहजे में कहा, तुम्हारी किसी भी गलत बयानी पर मैं तुम्हें गिरफ्तार करके जेल भिजवा सकता हूँ। नहीं जनाब, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं, वो कानों को हाथ लगाते हुए बोला। मैं भी यही चाहूँगा कि अनवर के कातलों को सख्त तरीन सज़ा मिले। तो फिर फौरन से पेशतर तुम मेरे पूछे गए सवाल का जवाब दे दो, मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पुचकारने वाले अंदाज में कहा। वो गहरी संजीदगी से बोला, थानेदार साहब, यह हकीकत है कि अनवर रोजी नामी एक लड़की से मोहब्बत करता था। उसका असल नाम तो रोजीना है, लेकिन सब इसे रोजी कहकर ही पुकारते रहे हैं। वो रोजी का खत मिलने के बाद ही इससे मुलाकात के लिए गुजरानवाला गया था। मैंने एक इत्मीनान भरी सांस खारिज की और सफदर से कहा, ये बात मैं जान चुका हूँ कि ये रोजी पिपलीवाला में नहीं रहती। क्या तुम्हें अनवर ने बताया था कि वो किस इलाके की है और पिपलीवाला में वो किसके घर में आकर ठहरती है? जी, मैं इस बारे में अच्छी तरह जानता हूँ, वह इस बात में सर हिलाते हुए बोला। ये रोजी दरअसल गुजरानवाले के एक महल्ले बख्तावाला की रहने वाली है। इधर पिपलीवाला में रोजी की खाला का घर है। ये अपनी खाला मुख्तारा से मिलने और उसके घर में रहने जाती थी, तो इसी दौरान में इन दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। वो लम्हे भर को सांस लेने के लिए रुका और फिर बोला, मुख्तारा का घर अनवर के घर के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए मोहब्बत के इब्तिदाई मराहिल में इन्हें कोई परेशानी नहीं उठाना पड़ी थी। तुम ये कहना चाह रहे हो कि मुख्तारा और अनवर एक दूसरे के पड़ोसी हैं? सफदर के इंकिशाफ ने मेरे अंदर एक सनसनी सी भर दी थी। वो पूरे एतमाद लहजे में बोला, जी हाँ, मेरे कहने का यही मतलब है। अनवर ने मुझे यही कुछ बता रखा है। अनवर ने तुम्हें रोजीना और फिरोजी के बारे में और क्या क्या बताया था? मैंने इस्तरारी लहजे में इस्तफसार किया। मसलन ये कि वो महल्ला बख्तेवाला में कहाँ रहती है, उसके माँ बाप का नाम क्या है, वगैरह वगैरह। नहीं जनाब, इस हवाले से अनवर ने मुझे कुछ नहीं बताया था, वो सादा से लहजे में बोला। महल्ला बख्तेवाला मेरे थाने से बहुत करीब था। वहाँ रोजी और उसके घर वालों का सुराग लगाना मेरे लिए मुश्किल नहीं था। ये बात तो मुझे सिद्दीक एंड कंपनी से भी मालूम हो सकती थी कि इनके पड़ोस में रहने वाली मुख्तारा की बहन बख्तेवाला में कहाँ रहती है। वैसे ये बात थी बड़ी ज़बरदस्त कि अनवर रोजी की मोहब्बत बड़े खुफिया अंदाज में कामयाबी से चल रही थी और अनवर के घर वालों को मुतलिक इस बात का एहसास नहीं था कि इनका बेटा और मेहमान पड़ोसन चमन मोहब्बत में कौन कौन से गुल खिला रहे थे। मैंने घुमा फिराकर सफदर से घुंघरियाले बालों वाले बंदे के बारे में भी मुत्तई सवालात किए, लेकिन वो मर्द मज़कूरा के हवाले से किसी भी नौइयत की मालूमात नहीं रखता था। यही सवाल मैंने एक बिल्कुल मुख्तलिफ ज़ाविये से भी पूछ लिया, सफदर, क्या अनवर ने कभी अपने किसी रकीब का भी जिक्र किया था, कोई ऐसा बंदा जो इनकी मोहब्बत से जलता हो? उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई और बोला, नहीं जनाब, इस किस्म की कभी कोई बात नहीं हुई। सफदर मुझे जिस हद तक मालूमात फराहम कर चुका था वो मेरे लिए काफ़ी थी। वहाँ मज़ीद रुककर वक्त ज़ाया करना बेवकूफ़ी होती, लिहाजा मैंने सफदर को मुख्तलिफ़ किस्म की एहतियाती हिदायत दी और मुंशी अब्दुल गफूर समेत सफदर का भी शुक्रिया अदा करने के बाद खेलों का सामान बनाने वाले इस कारखाने से निकल आया। एक बात का मैं जिक्र करना भूल गया, मैंने सफदर से अनवर के नीले रंग के बैग के बारे में पूछा था और इसने भी इस अमर की तस्दीक कर दी थी कि इस बार अनवर अपना वो सफरी बैग घर ही में छोड़ गया था और जाते वक्त उसने सफदर को बताया था कि वो 1-2 रोज़ में वापस आ जाएगा। मैं इस रोज़ यानी कि 15 फरवरी को दोपहर के वक्त सियालकोट से वापस अपने थाने में आ गया। इस वक्त तक अस्पताल से मकतूल अनवर की पोस्टमार्टम शुदा लाश वापस नहीं आई थी। मैंने एएसआई मंसूर अहमद को अपने पास बुलाकर कहा, मैं एक चक्कर पिपलीवाला का लगा आऊँ, फिर तुम्हारी छुट्टी है।
उसने फर्माबरदारी से इस बात में सर हिलाया और कहा, आपके चेहरे पर छलकने वाले जोश से पता चलता है कि सियालकोट से आपको कोई अहम सुराग लेकर आए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसी ही बात है मंसूर अहमद, मैंने साफगोई का मुजाहरा करते हुए कहा। लेकिन इस सिलसिले में तफसीली गुफ्तगू बाद में आराम से बैठकर होगी। अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ। मेरा फौरी तौर पर पिपलीवाला पहुँचना बहुत ज़रूरी है। ओके मलिक साहब, वो ठहरे हुए लहजे में बोला। मैंने कांस्टेबल अली मुराद को साथ लिया और पिपलीवाला जाने के लिए थाने से निकलने ही वाला था कि कांस्टेबल हशमतुल्लाह मेरे पास आया। मैंने महसूस किया कि वो मुझसे कुछ कहना चाहता है। मैंने सरसरी लहजे में कहा, हाँ हशमत, क्या बात है? जनाब, मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, उसने हिचकिचाहट आमेज अंदाज में कहा। फिर कांस्टेबल अली मुराद को देखते ही बोला, लेकिन तन्हाई में। ठीक है, तुम अपनी ज़रूरी बात को घंटा 2 घंटा अपने अंदर रोके रखो, मैंने अली मुराद के साथ आगे बढ़ते हुए कहा। मैं पिपलीवाला से वापस आने के बाद तुम्हारी सारी राम कहानी सुनूंगा। ओके? ठीक है जनाब, वो मायूसी भरे लहजे में बोला। मैंने कांस्टेबल हशमतुल्लाह को नज़रअंदाज किया और कांस्टेबल अली मुराद के साथ पिपलीवाला रवाना हो गया। सिद्दीक एंड कंपनी ने मेरे चेहरे से झलकने वाले दबे दबे जोश को महसूस कर लिया था। तुफैल ने मुझसे पूछा, थानेदार साहब, लगता है कि आपने अनवर के कातिल के सुराग लगा लिया है। हाँ, तुम्हारा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है तुफैल, मैंने इस बात में जवाब दिया, और आज का सूरज डूबने से पहले ही मैं कातिल तक रसाई भी हासिल कर लूँगा। मैं आमतौर पर इस किस्म के दावे करने का आदी नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं मैं इस वक्त किस कैफियत में था कि ऐसी बेवसूखी बात कहती। हालांकि कातिल के हवाले से अभी तक मेरा अपना जहन भी क्लियर नहीं था। हो सकता है मेरे कहे हुए इन अल्फाज में भी कुदरत की कोई मसलहत हो। मेरा ये ईमान है कि अल्लाह की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता, और कायनात में रूनुमा होने वाली हर एक छोटी बड़ी जुम्बिश में इसकी कोई ना कोई मसलहत छुपी होती है। ये अलग बात है कि आम इंसान इसकी मसलहतों को समझ नहीं पाता और उलझा रहता है। मैंने यहाँ पर आम इंसान का हवाला दिया है, लेकिन जो लोग अल्लाह के दोस्त हैं वो इसकी मंशा और रज़ा से बखूबी वाकिफ़ होते हैं। आप मेरे इस यकीन से इत्तेफाक करें या न करें, इससे कोई फ़र्क अलबत्ता पड़ता नहीं। मेरे दावे में छुपी हुई खुशखबरी ने इन तीनों को चौंकने पर मजबूर कर दिया। अल्लाह रखी ने इज़्तिरारी लहजे में पूछा, थानेदार जी, वो कमज़ाद शैतान की औलाद कौन है जिसने मेरे जवान बेटे की जान ले ली? अभी तक मैं कातिल के नाम तक नहीं पहुंचा हूँ, मैंने तसल्लीआमेज़ अंदाज में कहा, लेकिन शाम तक इंशाअल्लाह इस सिलसिले में मुझे ज़रूर कामयाबी होगी। अल्लाह आपकी ज़बान मुबारक करे, सिद्दीक ने कमज़ोर आवाज़ में कहा। फिर पूछा, जनाब, क्या आपका इशारा इसी घुंघराले बालों वाले बंदे की तरफ है? हाँ, वो भी अनवर का कातिल हो सकता है, मैंने ख्याल अफरोज़ लहजे में कहा, और कोई दूसरा भी। असल बंदे तक पहुंचने के लिए मुझे आप लोगों के सच्चे ताउन की ज़रूरत होगी। थानेदार जी, अल्लाह रखी मुझसे मुखातिब होते हुए बोली, हम तो आपके साथ सच्चा और ख़ास ताउन ही कर रहे हैं। मैंने अल्लाह रखी ही को सवालात की बाड़ पर रख लिया। अल्लाह रखी, तुमने कल रात बड़े एतमाद से कहा था कि आज जब मैं पिपलीवाला आऊँगा तो तुम ये मालूम करके रखोगी कि किस घर में कौन सी रे नाम की लड़की रहने आई हुई है या रहने के लिए आने वाली है। इस काम का क्या हुआ? मैंने वो काम कर दिया है जी, वो फखरी अंदाज में बोली। मतलब ये कि तुम्हें पता चल गया है? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखते हुए पूछा। वो रे लड़की कौन है और किस घर में रहने आई हुई है? मैंने अभी तक इन तीनों को अपने सियालकोट वाली कामयाबी की हवा नहीं लगने दी थी। मैं पहले इन्हें घिसकर देखना चाहता था कि वो कितने गहरे पानी में खड़े हैं। इसके बाद मुझे वो सनसनीखेज इंकशाफ करना था। मेरे चुपते हुए तीखे सवाल के जवाब में अल्लाह रखी ने बताया, नहीं जनाब, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोली, मैंने चंगी तरह पता कर लिया है। यहाँ पिपलीवाला के किसी घर में कोई रे नाम की लड़की मेहमान बनकर नहीं आई और नहीं आने वाली है। मेरा ख्याल है। लम्हाती तवक्कुफ के बाद उसने कहा, आपको अनवर की मोहब्बत का खामखा ही शक हुआ है, ऐसा कोई चक्कर सिरे से है ही नहीं।
میں نے اللہ رکھی کے خیال کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے کڑے لہجے میں پوچھا، کیا تمہاری تحقیق اور تفتیش نے اپنے پڑوس کے دروازے پر بھی دستک دی تھی؟ جی؟ کیا مطلب؟ وہ متذبذب انداز میں مجھے دیکھنے لگی۔ دھماکہ کرنے کا وقت آ گیا تھا، لہٰذا میں نے سرسراتے ہوئے لہجے میں کہا، مطلب یہ کہ کیا تم نے اپنی پڑوسن مختارہ بی بی سے بھی رے کے بارے میں پوچھا ہے؟ نہیں جی، اس کا تو مجھے دھیان ہی نہیں رہا، وہ خجالت زدہ انداز میں بولی۔ میں نے کہا، ایسی ہی صورتحال کے لیے کہا جاتا ہے چراغ تلے اندھیرا۔ صدیق نے تشویش بھرے لہجے میں استفسار کیا، تھانے دار جی، ہماری پڑوسن مختارہ کو کیا ہوا ہے؟ مختارہ کو تو کچھ نہیں ہوا، لیکن اس کی بہن کو، بلکہ اس کی بھانجی روزینہ عرف روزی کو بہت کچھ ہونے والا ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ پھر اللہ رکھی کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، کیا یہ سچ ہے کہ مختارہ کی ایک بہن ادھر محلہ بختہ والا میں رہتی ہے؟ وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی، جی یہ بات سچ ہے، اور اس بات میں بھی کوئی کسی قسم کا شک و شبہ نہیں کہ مختارہ کی بھانجی روزینہ عرف روزی عرف رے گاہے بگاہے اپنی خالہ کے گھر پپلی والا میں رہنے آتی ہے، میں نے سپاٹ لہجے میں کہا، اور یہ بھی ایک اتفاق ہے کہ انہی دنوں انوار بھی کارخانے سے چھٹی لے کر یہاں چلا آتا تھا۔ تو اللہ رکھی ایک ہی لفظ کی تکرار کے بعد سنسنی خیز نظر سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے بھی اسی کے انداز میں جواب دے دیا، جی، یہاں اتنا کچھ ہوتا رہا اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ صدیق نے حد درجہ حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، وہ اس لیے پتہ نہیں چلا کہ تم لوگ الو کے پٹھے ہو، میں نے تلخی سے کہا، تم لوگوں کی ناک کے نیچے سب کچھ ہوتا رہا اور تمہیں کوئی خبر ہی نہیں، تم اندھے اور گونگے بہرے بنے رہے۔ میں نے تھوڑا وقفہ دے کر ایک سانس خارج کی اور پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، مجھے انوار کے دوست اور روم میٹ صفدر وزیر آبادی کی زبانی حقیقت کا پتہ چل گیا ہے، میں بختے والا میں مختارہ کی بہن کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹاؤں گا، پھر روزی میرے سامنے ہوگی، روزی جب میرے قابو میں آ جائے گی تو پھر اس کی زبان سے یہ اگلوانے میں مجھے کسی دقت کا سامنا نہیں رہے گا کہ اس نے خط لکھ کر انوار کو پپلی والا بلایا تو وہ خود کیوں نہیں یہاں پہنچی، اور یہ کہ ان کی محبت سے کون جلتا تھا، کون تھا انوار کا دشمن۔ تھوڑی دیر پہلے جب اللہ رکھی مجھے اپنی کارکردگی سے آگاہ کر رہی تھی تو اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس کے پڑوس میں ابھی روزی رہنے کے لیے نہیں آئی ہوئی۔ یہ انکشاف اس نے میری ڈانٹ کے نتیجے میں کیا تھا کہ انہیں اپنے پڑوس کی بھی خبر نہیں، بچہ بغل میں، ڈھنڈورا شہر میں، اور چراغ تلے اندھیرا کی مثالیں بھی میں نے دی تھیں۔ وہ تینوں الجھن زدہ اور تشویش بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے باری باری ان تینوں کے چہروں کا جائزہ لیا اور پھر سرسراتے ہوئے لہجے میں پوچھا، مختارہ کی بہن اور بھانجی رے کے گھر کا پتہ معلوم کرنے کے لیے مجھے تمہارے پڑوس کا دروازہ کھٹکھٹانا پڑے گا یا تم میں سے کوئی روزی کے گھر سے واقف ہے؟ میں بتاتی ہوں جی، اللہ رکھی جلدی سے بولی، مختارہ کی بہن سلطانہ بی بی بختے والا میں گیپ کے قریب رہتی ہے، ادھر مسجد والی گلی میں اس کا گھر ہے۔ روزی کے باپ کا نام یوسف علی ہے، یوسف نے اسی علاقے میں آرا مشین لگا رکھی ہے، روزی ان کی اکلوتی لڑکی ہے۔ اگر آپ گیپ بختے والا کے ایک مخصوص حصے کا یہ نام ہے، وہاں پہنچ کر کسی سے بھی یوسف آرے والے کے بارے میں پوچھیں گے تو وہ سیدھا آپ کو اس کے گھر تک پہنچا دے گا، مسجد والی گلی میں۔ یہ ساری تفصیل مجھے سلطانہ نے بتائی تھی۔ وہ جب بھی اپنی بہن مختارہ سے ملنے آتی تھی تو ہمارے گھر میں بھی اس کا آنا جانا ہوتا تھا، میرے گھر میں تو روزی بھی آیا کرتی تھی، لیکن مجھے کیا پتا تھا کہ… اس نے افسوس بھرے معنی خیز انداز میں جملہ ادھورا چھوڑا تو میں نے جلدی سے کہا، اللہ رکھی، سب کمان سے نکلا ہوا تیر اور زبان سے ادا ہونے والے الفاظ اور گزرا ہوا وقت کبھی واپس نہیں آتا، اس لیے پچھتانے یا اظہار افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، دیکھنا یہ ہے کہ اب آگے کیا ہوگا۔ آپ لوگوں کے لیے میرا ایک مشورہ ہے۔ وہ تینوں سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، روزی اس وقت اپنی خالہ کے گھر میں موجود نہیں، میں یہاں سے سیدھا بختے والا جا رہا ہوں، یوسف آرے والے کے گھر، جب تک میں وہاں اپنی کارروائی مکمل نہ کر لوں، آپ اپنے پڑوسیوں کو میرے مشن کی ہوا بھی نہیں لگنے دیں گے، میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ان تینوں نے بڑے بھرپور انداز میں اپنے سر کو اسباتی جنبش دی۔
मैं जाने के लिए उठकर खड़ा हो गया। सिद्दीक ने हसरत भरी नज़र से मुझे देखते हुए पूछा, अनवर की लाश आज हमें मिल जाएगी ना? ये सवाल वो पहले भी 2-3 मरतबा मुझसे पूछ चुका था। वो जिस सदमे से गुजर रहा था उसका तकाजा यही था कि वो अगर 100 मरतबा भी मुझसे ये सवाल करे तो मुझे जवाब देना है। मैंने ठहरे हुए तसल्लियामेज़ लहजे में कहा, मुझे पूरी उम्मीद है कि शाम से पहले अस्पताल वाले अनवर की लाश को थाने पहुंचा देंगे। मैं तुम्हारे भाई तुफैल को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। जैसे ही अनवर की लाश थाने पहुंचेगी मैं ज़रूरी कार्रवाई के बाद तुफैल के हाथ इसे पिपलीवाला रवाना कर दूंगा। इनके साथ मैं अपने थाने के 2 सिपाही भी भेज दूंगा ताकि रास्ते में कोई मसला पैदा ना हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, वो ममनूनियत भरे अंदाज में बोला। मैं और कांस्टेबल अली मुराद तुफैल की टांगे पर सवार होकर थाने की तरफ चल पड़े। रास्ते में मैंने अली मुराद से पूछा, यार अली मुराद, मैंने तुम्हारे ज़िम्मे एक काम लगाया था, इसका क्या हुआ? वो घुंघरियाले बालों वाले आदमी का काम जी? हाँ, मैं इसी नामालूम नामुराद की बात कर रहा हूँ। मैंने आसपास के इलाके की रिसर्च मुकम्मल कर ली है जनाब, अली मुराद ने फखरिया लहजे में बताया। मैं अभी तक घुंघरियाले बालों वाले 2 ही अफराद को ढूंढ पाया हूँ जनाब। कौन है वो दोनों? मैंने पुरइश्तियाक लहजे में पूछा। एक का नाम एहसान और दूसरे का मुश्ताक उर्फ मुश्ताका है जी, अली मुराद ने जवाब दिया। मैंने पूछा, ये दोनों करते क्या हैं और इनके घर किस तरफ हैं? एहसान तो जनाब बर्फ बनाने वाले कारखाने में काम करता है, अली मुराद ने बताया। इसका घर सब्जी मंडी के करीब है, थाने के उस तरफ। उसने मगरिब की सिमत इशारा किया और फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, और ये मुश्ताका गेप के पास मस्जिद वाली गली में रहता है। मैं उछल पड़ा। थोड़ी देर पहले सिद्दीक के घर में गेप और मस्जिद वाली गली का खासा जिक्र हुआ था और ये जिक्र रोज़ी के हवाले से था। इसका मतलब था कि इस केस की कड़ियाँ एक एक करके आपस में मिलने लगी थीं। मुश्ताका घुंघरियाले बालों वाला और रोज़ी में कोई ताल्लुक यकीनन हो सकता था। अगर मैं गेप को मरकज़ निगाह बनाकर केस का गेप भर डालता तो कातिल की गर्दन मेरी मजबूत गिरफ्त में आ सकती थी। मैंने सनसनीखेज लहजे में अली मुराद से कहा, अली मुराद, इस मुश्ताका के बारे में तुम्हारी रिसर्च मज़ीद क्या कहती है? जनाब, इसने ठहरे हुए अंदाज में जवाब दिया, मुश्ताक उर्फ मुश्ताका मस्जिद के इमाम साहब का बेटा है जनाब। वो अपनी माँ के साथ वाली गली ही में रहता है। मुश्ताका कोई काम वाम नहीं करता, अक्सर आवारा घूमता नजर आता है। मेरे मतलूबा बंदे यानी कि मुतवक्का कातिल की खूबियाँ एक एक करके मुश्ताका में जमा होती जा रही थीं। मैंने अली मुराद से पूछा, तुमने बताया है कि मुश्ताका और उसकी माँ मस्जिद वाली गली ही में रहते हैं, तो क्या उनका बाप उनके साथ नहीं रहता? मौलवी खैरुद्दीन इमाम मस्जिद कुछ अर्सा पहले तक घर में इनके साथ ही रहा करता था, अली मुराद ने वजाहत करते हुए बताया। लेकिन बेटियों की शादियों के बाद उसने घर छोड़ दिया है और अब उसका मुस्तकिल ठिकाना मस्जिद के अंदर ही है। इस हिजरत की कोई ख़ास वजह? मैंने कुरेदने वाले अंदाज में पूछा। जी है, ख़ास वजह भी है, वो इस बात में गर्दन हिलाते हुए बोला। मौलवी खैरुद्दीन को अपनी बीवी और बेटे से ढेरों शिकायत हैं। सुनने में आया है कि उसकी बीवी जाहिदा बड़ी बदज़बान औरत है और मुश्ताका भी सरकशी और नाफरमानी की आखिरी मनाजिल से गुजर रहा है। मुश्ताका से बड़ी खैरुद्दीन की 2 बेटियां जमीला और सफ़िया हैं। वो इनकी शादी तक मजबूरन घर में रुका रहा। जैसे ही बेटियां रुखसत हुईं, मौलवी खैरुद्दीन ने घर को खैरबाद कहकर मस्जिद में डेरा लगा लिया। जब बीवी और बेटे को समझाने की हर कोशिश नाकाम हो गई तो उसने यही फैसला किया कि किनारा कशी ही इस मसले का हल है। मैंने पूछा, क्या मौलवी खैरुद्दीन गेप वाली मस्जिद ही में इमामत करता है? अली मुराद ने इस बात में जवाब दिया। तुफैल ने मुझसे मुखातिब होते हुए मशवरा देने वाले अंदाज में कहा, थानेदार साहब, रोजीना और रोज़ी भी तो गेप के करीब वाली मस्जिद गली ही में रहती है। मैं तो कहता हूँ कि आप मुश्ताका को शनाख्त के लिए थाने बुलवा लें। मैं गनी कोचवान को ढूंढ ढांड कर ले आता हूँ। वो मुश्ताका को देखकर फौरन बता देगा कि क्या इस रात यही बंदा शेखुपुरा मोड़ से उसकी टांगे पर सवार हुआ था या वो घुंघरियाले बालों वाला कोई और था। तुफैल की तजवीज़ मेरे दिल को लगी। मैंने इस आइडिया में थोड़ा सा इजाफा करते हुए अली मुराद से कहा, अली मुराद, थाने पहुंचने के बाद तुम दोनों घुंघरियाले वाले बंदों को लेकर रवाना हो जाना।
हमारे पास एक ऐसा आदमी है जो मतलूबा बंदे की शनाख्त कर सकता है। तुम्हें इस काम में कोई दुश्वारी तो नहीं होगी? दुश्वारी कैसी जनाब? वो जल्दी से बोला। मैं थाने के सामने टांगे से उतर जाऊंगा और फिर एहसान और मुश्ताका को लेकर ही वापस आऊंगा। शाबाश। मैंने तारीफी नज़र से अली मुराद की तरफ देखा। और इस दौरान में मैं अब्दुल गनी को भी लेकर आपके पास पहुंच जाऊंगा, मोहम्मद तुफैल ने पुरज़म अंदाज में कहा। मैंने तुफैल की जानिब देखते हुए अपने नारे को दोहरा दिया। शाबाश। हम इसी मौजू पर बातें करते हुए थाने पहुंच गए। मैंने अपने तौर पर यह सोच लिया था कि पहले मुश्ताका और एहसान वाला मामला साफ हो जाए, फिर मैं रोज़ी के घर का रुख करूंगा। मैंने थाने पहुंचकर एएसआई मंसूर अहमद को छुट्टी दी और अपने कमरे में आकर बैठा ही था कि कांस्टेबल हशमतुल्लाह मेरे पास आ गया। उसकी सूरत देखते ही मुझे याद आ गया कि वो मुझसे कुछ कहना चाहता था। मैंने इससे बैठने को कहा और पूछा, हाँ बताओ, तुम मुझसे क्या कहने वाले थे? जनाब, मुझसे एक कोताही हो गई है, वो सहमे हुए लहजे में बोला। मुझे डर है कि आप नाराज़ हो जाएंगे। क्या मेरी नाराज़गी से तुम्हारी इस कोताही की तलाफी हो जाएगी? मैंने इसकी आंखों में देखते हुए पूछा। नहीं जनाब, वो नफ़ी में गर्दन हिलाते हुए बोला। जो गलती हो गई सो हो गई। तो बस समझ लो कि मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँगा, मैंने तसल्लीआमेज़ अंदाज में कहा। अब जल्दी से बता दो, तुमसे कौन सी संगीन गलती सरजद हुई है? मेरे सवाल के जवाब में कांस्टेबल हशमतुल्लाह ने मुझे बताया। जनाब, मैं आपके साथ उस रोज़ उधर पिपलीवाला गया था। जाए बकुआ से आपने मुझे लाश के साथ अस्पताल भेज दिया था और हाँ हाँ, मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, वो मुझे सब याद है। तुम अपनी कोताही के बारे में बताओ। क्या तुमने अनवार की लाश की बेहुरमती कर दी थी? अल्लाह इस किस्म की गलती से बचाए जनाब, वो कानों को हाथ लगाते हुए बोला। मैं जिंदा इंसानों की तरह मुर्दों का भी बड़ा एहतराम करता हूँ। मैं दरअसल आपको एक शे के बारे में बता रहा था जो उस रोज़ मुझे चाय बकुआ से मिली थी और मैं आपको दिखाना भूल गया था। कौन सी शे हशमतुल्लाह? मैंने सनसनाते हुए लहजे में पूछा। दिखाओ मुझे। वो अपनी जेब में से मज़कूरा शे निकाल कर मेरी जानिब बढ़ाते हुए बोला। ये है वो शे जनाब। मैंने बगौर इस शे का मुआयना किया। वो मोतियों की 2 जुड़वां लड़ियां थीं जिनकी लंबाई और दोनों सिरों पर पड़े हुए दागों से पता चलता था कि वो कलाई में पहनने के लिए तैयार की गई थीं। बाहम जुड़ी हुई दोनों लड़ियों में से एक में फिरोजी मोती और दूसरी में सफ़ेद मोती पिरोए गए थे। इन मोतियों को लड़ियों में पिरोने के बाद इनके सिरों पर बाकायदा मजबूत गिरेहें लगी हुई थीं ताकि लड़ियों के टूटने पर मोतियों को बिखरने का मौका न मिल सके। इस दोहरी लड़ी को देखकर लगता था कि अफरा तफरी के आलम में वो किसी की कलाई से टूटकर गिरी होगी। वो कलाई मर्दाना भी हो सकती थी और जनाना भी। आसानी के लिए ये समझ लें कि वो देसी साख्त का एक सादा सा ब्रेसलेट था। मैंने हशमतुल्लाह की आंखों में देखते हुए पूछा, तो ये लड़ी तुम्हें चाय बकुआ से मिली थी? जी हाँ, उसने इस बात में गर्दन हिलाई। मैंने इसे उठाकर अपनी जेब में रख लिया था, लेकिन आपको बताना याद नहीं रहा। फिर मैं अनवार की लाश के साथ अस्पताल चला गया, तो फिर ये लड़ियाँ मेरे जहन ही से निकल गईं। आज सुबह मेरी बीवी ने यूनिफॉर्म धोने से पहले जेबों वगैरह को टटोला, तो ये एक जेब में से बरामद हुई। मैं दिन में आपको इसी के बारे में बताना चाह रहा था, लेकिन आपको इस वक्त पिपलीवाला जाने की जल्दी थी। अब आप मिले हैं तो मैंने आपको सारी बात बता दी है। इसी को कहते हैं देर आयत दुरुस्त आयत। मैंने इस ब्रेसलेट को अपने हाथों में घुमाते हुए गंभीर अंदाज में कहा। यह मुहावरा हशमतुल्लाह की समझ में ठीक तरह से बैठ नहीं सका था। वह हैरत भरे लहजे में पूछने लगा, जी किसको क्या कहते हैं? मैंने इसकी तसल्ली के लिए कह दिया, इसका मतलब यह है कि मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ। तुम जाओ और पूरी दयानतदारी से अपनी ड्यूटी पर लग जाओ। हशमतुल्लाह ने मुझे सल्यूट मारा और शुक्रिया अदा करके मेरे कमरे से निकल गया। ब्रेसलेट बेचारे की मेरे ख्याल में कोई तस्कीर और तानीस नहीं होती। मेरा ज़ाती ख्याल यही था कि मज़कूरा ब्रेसलेट किसी मर्द की कलाई से टूटकर चाय वकुआ पर गिरा होगा। वो कलाई मकतूल अनवार की भी हो सकती थी या उसके कातिलों में से भी किसी की हो सकती थी, और इस बात का भी इम्कान था कि ये ब्रेसलेट कत्ल की इस वारदात से पहले ही चाय बकुआ पर पड़ा हो और मौजूदा केस से उसका कोई ताल्लुक नाता हो ही ना। हर हाल मैंने फैसला कर लिया
کہ احسان اور مشتاقہ کی شناخت پریڈ کے ساتھ ہی میں اس ٹوٹے ہوئے بریسلیٹ کو بھی پہچان کے مراحل سے ضرور گزاروں گا۔ بریسلیٹ کی صورت میں اس کیس میں ایک نیا ٹوئسٹ آ گیا تھا جو نتیجہ خیز بھی ثابت ہو سکتا تھا۔ خدا نے میری لاج رکھ لی۔ اس دن کا سورج غروب ہونے سے پہلے قاتل میری مٹھی میں تھا۔ میں نے اللہ رکھی کے سامنے غیر ارادی طور پر جو دعویٰ کیا تھا وہ قدرت نے پورا کر دکھایا، اور میں سمجھتا ہوں اس میں میرا کوئی خاص کمال نہیں تھا۔ یہ سب دست قدرت کی مہربانی سے ہوا تھا۔ میں تو ایک خاص سمت میں کوشش کر رہا تھا۔ حالات خود بخود ایک زنجیر کی شکل اختیار کر گئے تھے۔ آپ یقیناً میری ان باتوں سے الجھن محسوس کر رہے ہوں گے، اس لیے تھوڑی وضاحت کر دیتا ہوں۔ اس روز سے پہر میں پے در پہ 3 ایسے واقعات رونما ہوئے کہ جنہوں نے اس کیس کا پانسا پلٹ کر رکھ دیا تھا۔ نمبر 1، میں تھانے میں بیٹھا بریسلیٹ سے کھیلتے ہوئے انوار مرڈر کیس کی گتھیاں سلجھانے میں مصروف تھا کہ اسپتال سے انوار کی پوسٹ مارٹم شدہ لاش آ گئی۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق مقتول کی موت 14 فروری کی رات لگ بھگ 9 بجے واقع ہوئی تھی۔ اس کی موت کا سبب سر میں لگنے والی وہ شدید چوٹیں تھیں جنہوں نے اس کی کھوپڑی چرکا کر رکھ دی تھی۔ میں نے ضروری کارروائی پوری کی اور محمد طفیل کوچوان کا انتظار کرنے لگا جو اپنے ایک پیٹی بھائی عبدالغنی کو تلاش کرنے نکلا ہوا تھا۔ انوار کی لاش کو طفیل ہی نے پپلی والا پہنچانا تھا۔ میرے انتظار کو طوالت کا منہ نہیں دیکھنا پڑا اور وہ دونوں پیٹی بھائی تھانے پہنچ گئے۔ اس وقت تک کانسٹیبل علی مراد اپنے مشن سے واپس نہیں لوٹا تھا۔ احسان اور مشتاقہ کی آمد کے بعد ہی کوچوان عبدالغنی کا کام شروع ہونا تھا۔ نمبر 2، اچانک میرے ذہن میں خیال ابھرا کہ مجھے بریسلیٹ کے بارے میں ان دونوں سے بھی پوچھ گچھ کرنا چاہیے۔ میں نے ان کی آمد سے پہلے مذکورہ بریسلیٹ کو اپنی میز کی دراز میں ڈال دیا تھا۔ میں نے بریسلیٹ کو باہر نکال کر انہیں دکھاتے ہوئے سوال کیا، کیا تم میں سے کوئی اسے پہچانتا ہے؟ انہوں نے بڑی توجہ سے بریسلیٹ کو دیکھا۔ اس دوران میں بغور ان کے چہروں پر نمودار ہونے والے تاثرات کا جائزہ لے رہا تھا۔ غنی کوچوان کا چہرہ تو نارمل نظر آ رہا تھا، مگر طفیل کوچوان کی آنکھوں میں الجھن اور پیشانی پر مجھے گہرا تذبذب دکھائی دیا۔ میں یہ محسوس کیے بنا نہ رہ سکا کہ دال میں کچھ تو کالا ہے۔ اس احساس کے ساتھ ہی میں نے اس سے پوچھ لیا، کیا ہوا طفیل، تم کس سوچ میں غرق ہو گئے؟ تھانے دار صاحب، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا، آپ کو یہ لڑیاں کہاں سے ملی ہیں؟ تمہارے بھتیجے انوار کی لاش کے آس پاس سے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیا تمہیں اس کے بارے میں کچھ پتا ہے؟ جناب، ایسی لڑیاں تو میں نے بھاجا کی کلائی پر دیکھی ہیں، اس نے بڑے اعتماد سے بتایا۔ یہ بھاجا کون ہے؟ میں نے تیز آواز میں استفسار کیا۔ بھاجا کا اصل نام اعجاز ہے، طفیل نے بتایا۔ وہ ہمارے ہی گاؤں پپلی والا کا رہنے والا ہے۔ بڑا ہی آوارہ اور اوباش بندہ ہے جناب۔ طفیل کے انکشاف نے میرے وجود میں سنسنی سی دوڑا دی۔ میں نے تصدیقی لہجے میں پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ لڑیاں تم نے بھاجا کی کلائی پر ہی دیکھی تھیں؟ جی، مجھے پکا یقین ہے تھانے دار صاحب، وہ بڑے بسوک سے بولا۔ ٹھیک ہے طفیل، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، تم انوار کی لاش کو لے کر فوراً پپلی والا روانہ ہو جاؤ۔ تمہارے ساتھ میں اپنے 2 بندوں کو بھیج رہا ہوں، وہ اعجاز اور بھاجا کو گرفتار کر کے میرے پاس لائیں گے اور گرفتاری میں تم میرے بندوں کی بھرپور مدد کرو گے۔ طفیل نے اپنے تعاون کا یقین دلایا تو میں نے حوالدار صمد خان اور کانسٹیبل حشمت اللہ کو بھاجا کی گرفتاری کے لیے طفیل کے ہمراہ پپلی والا روانہ کر دیا۔ نمبر 3، کوچوان عبدالغنی کو میں نے اپنے پاس روک لیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد کانسٹیبل علی مراد گھنگریالے بالوں والے 2 بندوں کو پکڑ لایا۔ میں نے حشمت کو مذکورہ دونوں بندوں سمیت اپنے کمرے میں بلا لیا۔ جب عبدالغنی کی ان پر نظر پڑی تو وہ مشتاقہ کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے چیخ سے مشابہ آواز میں بولا، یہی ہے وہ بندہ، بالکل یہی ہے۔ اس صورتحال نے مشتاقہ کو بوکھلاہٹ میں مبتلا کر دیا اور اس نے الٹے پاؤں کمرے سے فرار ہونے کی کوشش کی، جبکہ احسان الجھن زدہ نظر سے یہ منظر دیکھنے میں مصروف تھا۔ اس موقع پر کانسٹیبل علی مراد نے بڑی پھرتی دکھائی اور اڑنگا لگا کر مشتاقہ کو منہ کے بل زمین پر گرا دیا۔ وہ تکلیف کی شدت سے کرا اٹھا۔ اگلے چند منٹ میں مشتاقہ کی کلائیوں میں آہنی زیور پہنایا جا چکا تھا۔ میں نے اسے حوالات میں ڈالنے کے بجائے ادھر اپنے کمرے ہی میں فرش پر بٹھا دیا
और एहसान को वहां से जाने की इजाज़त देती। इसकी ज़रूरत नहीं रही थी। लगभग 1 घंटे के बाद हवलदार समद भाजा नामी इस लफंगे को गिरफ्तार करके ले आया। भाजा शक्ल ही से छटा हुआ बदमाश नजर आता था। मुझे फौरन याद आ गया कि मैंने इसे चाय वारदात पर भी लोगों के दरमियान देखा था। भाजा ने मुश्ताका को मेरे कमरे के फर्श पर ज़ेरे हिरासत बैठे देखा तो इसकी पेशानी पर बल पड़ गए। समद खान ने भाजा को मेरी हिदायत के मुताबिक ये नहीं बताया था कि इसे किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है। मुश्ताका पर नज़र पड़ते ही भाजा का दिमाग घूम गया और वो जहरखंद लहजे में बोला, तो तुमने सब कुछ बक दिया है? इसका मुखातिब मुश्ताका था। मुश्ताका ने परेशानी के आलम में वजाहत की, मैंने पुलिस को कुछ नहीं बताया। तुम खामखा मुझ पर शक न करो, इन लोगों को कोई गलतफहमी हो गई है। बड़ी शदीद नौयत की गलतफहमी हुई थी मुझे। मैंने बारी बारी दोनों ज़ेरे हिरासत अफराद की आंखों में देखते हुए संगीन लहजे में कहा, लेकिन तुम लोगों के बेसाख्ता सवालों जवाब ने सारी गलतफहमी दूर कर दी है। मैंने लम्हाती तवक्कुफ के बाद धमकी आमेज़ अंदाज में कहा, तुम दोनों शराफत से इकबाल जुर्म करते हो या मैं कोई और तरीका इस्तेमाल करूं? इकबाल जुर्म? मुश्ताका हैरत की अदाकारी करते हुए बोला। इसके इस्तफसार में ज़्यादा जान नहीं थी। जनाब, कौन सा जुर्म? हमने क्या किया है? भाजा ने उलझनज़दा अंदाज में पूछा। ये खानापुरी थी। इसका मतलब है कि शराफत तुम लोगों को रास नहीं आएगी, मैंने पूरी सफाकी से कहा। फिर समद खान की तरफ देखते हुए इजाफा किया, खान साहब, ये दोनों मुर्गे 1 घंटे के लिए मैं आपकी तहवील में दे रहा हूँ। मगरिब की अजान से पहले इनकी बांग ट्रायल रूम में गूंजनी चाहिए। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? बड़ी चंगी तरह समझ रहा हूँ मलिक साहब। समद खान इन्हें कस्साब की नज़र से देखते हुए बोला, सिर्फ बांग ही नहीं जनाब, ये तो दर्दनाक आवाज़ में नोहे भी पड़ेंगे। समद खान ने अपना कहा सच कर दिखाया। चंद लम्हात के बाद तफ्तीशी कमरे की जानिब से अज़ियत में डूबी हुई आवाज़ें बुलंद होने लगीं। ये ट्रायल 1 घंटे तक जारी रखने की ज़रूरत पेश नहीं आई। 15-20 मिनट के अंदर ही इन दोनों डशकरों ने अपने जुर्म का इकरार कर लिया। उन्होंने मिलकर अनवार को मौत के घाट उतारा था। मैंने इन्हें हवालात में फिट कर दिया। मैंने इसी रात मगरिब की नमाज के बाद रोजीना और फरोजी के घर का रुख किया। मेरे तीखे सवालात के जवाब में पहले तो वो मुझे दाएं बाएं घुमाने की कोशिश करती रही, लेकिन जब मैंने सख्त रवैया इख्तियार करते हुए इसे बताया कि अनवार को बड़ी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है और मुश्ताक और भाजा ने ये जुर्म भी कबूल कर लिया है, लिहाजा अगर वो हकीकत को छुपाएगी तो कानून की नज़र में मुजरिम ठहरेगी। मेरी बात उसकी समझ में आ गई और रही सही हकीकत भी इसकी ज़बान तक निकलकर मुझ तक पहुंच गई। रोजीना और अनवार एक दूसरे को चाहते थे और इनकी चाहत मुश्ताका को एक आंख नहीं भाती थी, क्योंकि महल्लेदार बल्कि गलीदार होने के नाते वो भी रोजीना का तलबगार था। दूसरी तरफ रोजीना को मुश्ताका की सूरत से नफरत थी। मुश्ताका अपनी बेइज्जती को बर्दाश्त कर रहा था। इसी दौरान में उसका दोस्त भाजा गाहे बगाहे उसे पिपली वाला के रंगीन और संगीन किस्से सुनाता रहता था, जिससे मुश्ताका का दिमाग खराब हो गया और उसने अनवार को अपना रकीब और राह का खार समझना शुरू कर दिया। फिर ये नफरत उस वक्त अपने उरूज तक जा पहुंची जब मुश्ताका ने अनवार की जान लेने का फैसला कर लिया। दोनों दोस्तों ने बाहमी मुशावरत से एक साजिशी मंसूबा बनाया और रोजीना की जानिब से एक नकली खत लिखकर अनवार को सियालकोट से गुजरानवाला बुला लिया। ये राज मुश्ताका के इल्म में आ चुका था कि रोजीना को जब भी पिपली वाला रहने जाना होता था तो वो अनवार को इसी तरह खत लिखकर अपने प्रोग्राम से आगाह कर दिया करती थी। मौलवी खैरदीन की परहेजगारी, सौले अमली और नेक किरदारी में कोई कलाम नहीं था। वो एक शरीफ-उन-नफ्स आलिम बाअमल था। अगर इसके घर में मुश्ताका जैसे शैतान सिर्फ पैदा हो गया था तो इसमें बेचारे का कोई कसूर तो नहीं था।